तो अभी तक की अपनी जो जर्नी हुई है उसमें अपन चॉइस ऑफ स्पीसीज को देख चुके थे और अपनी सीड सप्लाई को देख चुके थे। इसके बाद हम जो आगे चलेंगे जिसमें हमें आज पढ़ना है वो अपना रहेगा फॉरेस्ट नर्सरी। फॉरेस्ट नर्सरी के साथ जो नर्सरी का एक मेन पार्ट है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें अपन कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको भी यहाँ पर कवर कर लेंगे, अलग चैप्टर में करेंगे। और इसके बाद देखेंगे सीड सोविंग और प्लांटिंग। जब हम नर्सरी में ये प्लांटिंग मटेरियल को ग्रो कर चुके होंगे तो इसे फिर हम जाकर के ग्राउंड में जो अपना फार्म है, जो एरिया है जिसमें फॉरेस्ट की प्लांटेशन वर्क चल रही है या कोई इंडस्ट्री के आसपास का कोई प्लांटेशन वर्क चल रहा है, तो वहां जाकर के हम इस टाइप से प्लांटेशन कर देंगे। तो इस चैप्टर में जो हम बेसिकली पढ़ना है वो है अपना फॉरेस्ट नर्सरी। ये जो फॉरेस्ट नर्सरी टर्म है, ये नर्सरी टर्म से कभी ना कभी आपका पाला पड़ा ही होगा। खासकर कभी ना कभी तो आपके घर वालों ने बोल ही दिया होगा कि जाओ बेटा कोई दो चार पेड़ लेकर के आ जाओ, तुलसी वगैरह है, नीम वगैरह है। तो जो रोड रोड के किनारे अक्सर आपने जो नर्सरी से जो लगी हुई होती है उनसे कहीं ना कहीं लेके आ गए होंगे। तो इस टाइप से देखा जाए तो अब वो तो छोटी नर्सरी होती है, लेकिन फॉरेस्ट में हमें ये रोड साइड वाले से काम नहीं हो पाता है। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा एरिया जरूरत पड़ती है। इस टाइप से हम एक बहुत बड़ी परमानेंट टाइप की नर्सरी स्टेबलाइज करते हैं। तो ये जो नर्सरी है अगर हम बेसिकली समझा जाए तो ये नर्सरी क्या है? ये नर्सरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो हम सीडलिंग यानी कि जो प्लांटिंग प्रोपोग्यूल मटेरियल, यानी कि वो मटेरियल जिससे हम प्लांटेशन वर्क वगैरह करेंगे, तो इस टाइप के जो प्लांटेशन वर्क वाला जो मटेरियल है उसको हम वहाँ ग्रो कर रहे होते हैं, उसे वहाँ पर उगा रहे होते हैं। ये उगाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे हम वहाँ से सीड लेकर के आए होंगे कहीं से और सीड को वहाँ पर ग्रो करके उगा रहे होंगे, मीन्स सीड को उगा रहे होंगे, या फिर हमने कटिंग बडिंग जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले जो तरीके हैं उनसे वहां पर कोई नई स्पीसीज के इस टाइप से कोई प्रोपोग्यूल वाला मटेरियल जो है वो जनरेट किया हो। लेकिन कुल मिला के ये है कि यहाँ पर आपको पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं। तो ये रहा अपना नर्सरी। अब जब नर्सरी की बात आ जाती है तो कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई हमारा ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बनाना क्यों चाहते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला, एक तो जैसे कोई अपना एफोरेस्टेशन रिफोरेस्टेशन वर्क चल रहा है या फॉरेस्ट इनरिचमेंट का वर्क चल रहा है। जैसे कि एमपी गवर्नमेंट है तो इन्होंने क्या किया कि तेंदुपत्ता कलेक्शन जो करते हैं यहाँ के जो आदिवासी कर रहे हैं, तो अब उन्हें काफी लंबे टाइम से करने की वजह से तेंदू लीव्स जो है वो कम मिलने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि एक काम करो, नरेगा के अंदर फॉरेस्ट नर्सरी वाले में बोल दिया नर्सरी वालों को कि आप तेंदुपत्ता की जो सीडलिंग है वो तैयार करो। और नरेगा के अंदर उनसे बोल दिया कि तुम जंगल में इनको ट्रांसप्लांटेशन करते रहो, मतलब जंगल में ना लगा दो, पेड़ लगा दो। जब वो जंगल में पेड़ पौधे ज्यादा और ज्यादा लगा देंगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज्यादा पत्ती प्रोडक्शन होगा। इस टाइप से जो आदिवासी है उनको जो लीव्स प्रोड्यूस हो रही थी तेंदू पत्ते की, वो अब ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेंगी जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। तो इस टाइप के जो हम फॉरेस्ट एनरिचमेंट कर रहे हैं, एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें कहीं ना कहीं ये जरूरत पड़ती है। इसके साथ आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा अपना है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि बहुत सारी स्पीसीज अपने जो नेचुरल तरीके हैं, मीन्स वो पहले नॉर्मल तरीके से उनके सीड गिर जाते थे, पक कर के पेड़ से गिर गए और गिरने के बाद वो आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं, उग जाते थे। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या आ रहा है कि टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर थोड़ा राइज हो रहा है। और मैंने आपको क्लाइमेटिक फैक्टर वाला जो चैप्टर 3 था आपके नोट्स में, उसमें बताया था कि कार्डिनल टेम्परेचर का इशू बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, जर्मिनेट हुए और उसके बाद तुरंत बाद उनकी डेथ हो जाती है। इस टाइप से आज की कंडीशन में अपने जो मेजोरिटी जो इंडियन फॉरेस्ट है वो अपने आप में ही, मतलब अपनी नई जनरेशन को उगाने उगाने में ही उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे केस में हमें उन्हें एक्चुअल में बाहर से सपोर्ट देना पड़ रहा है, जिससे कि वो अपनी लाइफ साइकिल खत्म करने के बाद वो पेड़ की जगह कोई दूसरे नए पेड़ ले पाए, और वो भी कौन सी, अपनी साइड वाले, क्योंकि वो अब नेचुरल रिप्लेसमेंट उनका नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ एक और इशू हो रहा है कि जैसे मान के चलो हम कॉमर्शियल फॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि जैसे सपोज मैं ये क्लासेस जो चला रहा हूँ, कल अनएम्प्लॉय हो जाता हूँ, राजस्थान का एग्जाम हो जाता है, सिविल का कोई जॉब मिलती नहीं है, या जो जॉब थी एसोसिएट प्रोफेसर की उसे छोड़ देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वही अपने पास गांव में जाऊंगा और जो मेरे पास फार्म है वहाँ पर इस टाइप के प्लांटेशन लगाऊंगा।
अगर मैंने आज यहाँ सीड लगाया और तो मुझे जो क्रॉप मिल रही है वो मिल रही है मैच्योर क्रॉप होने तक, इसे ले रहा है 10 ईयर। तो अगर मैं 10 ईयर जो है आज सीड लगाऊंगा तब 10 साल बाद मुझे क्रॉप मिलेगी। तो अगर मुझे ये 10 साल पे ना करके अपनी इनकम बढ़ानी और मैं चाहता हूँ कि 10 साल ना लग के ही 8 साल लगे, तो मैं क्या करूंगा कि स्टार्टिंग के जो 2 साल लग रहे हैं उन्हें कम कर दूंगा। मैं यहाँ पर जो प्लांटेशन एक नर्सरी है लगाऊंगा छोटी सी, और लगभग पेड़ों को 2 साल यहीं कटवा दूंगा उनके आराम से। तो यहाँ जो प्लांटेशन लगाऊंगा खेत में वो पहले से ही 2 साल की होगी। तो इस टाइप से उसे फार्म जो है जहाँ पर उन्हें लगाया गया है वहां पर उसे 8 साल ही ग्रोथ करनी पड़ी। तो इस टाइप से जो हमारी प्लांटेशन वर्क है वो कितने में हो गई, यानी कि आज लगाऊंगा तो 8 साल बाद मुझे उसका प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो ये बोल सकते हो कि जो उसका रोटेशन पीरियड है, यानी कि जिस दिन लगाया और उसके बाद जिस दिन हमें ईल्ड मिलेगी, उसके बीच का जो पीरियड है यानी कि रोटेशन पीरियड है, उसे हम कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ रोटेशन के साथ एक और मुद्दा होगा, जैसे आपने सुना होगा यूकेलिप्टस है। मैंने कई बार बोला है कि यूकेलिप्टस नीलगिरी के बाहर नेचुरली प्रोपोगेट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केस में आपको यूकेलिप्टस कहीं ना कहीं नर्सरी से ही लेना पड़ता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि बहुत सारी जो एक्जोटिक स्पीसीज है वो अपने यहाँ आ भले ही गई हैं, लेकिन वो यहाँ पर नेचुरल जिस टाइप का अपने यहाँ का गर्म जो टेम्परेचर है, एयर जो कंडीशन है, उसमें वो प्राकृतिक तरीके से अपने आप को, जो अपनी नई जनरेशन है, उसे ग्रो नहीं कर पाते हैं। और अगर बाई चांस गलती से हो भी गए तो स्टेबलाइज नहीं हो पाती, अपने आप को बड़ा नहीं कर पाती है। तो जब बड़ा नहीं कर पाएगी तो यहाँ की इकोसिस्टम में सस्टेन नहीं कर पाती है। तो ऐसे केस में हमें जो एक्जोटिक्स है उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉपर इन्वायरमेंट दे करके उनको, जो अपने ग्रीन हाउस गैस वगैरह, वो ग्रीन हाउस चैम्बर वगैरह सुने होंगे, तो इस टाइप के चैम्बरों में ही उन्हें एक टेम्परेचर मेंटेन करके उन्हें वहां पर उगा देते हैं। इसके साथ साथ आज के टाइम पे एक बहुत मुद्दा चल रहा है, वो है इंडेमिक जो अपनी स्पीसीज है उनके कंजर्वेशन का। हमारे जो नेचर में जो नेचुरल फॉरेस्ट में जो इंडेमिक है, कई बार होता है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची होती है ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। तो फिर क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, तो उन पेड़ों से जितना भी सीड मिला वो सीड कलेक्ट किया, या फिर जो कटिंग वगैरह मिल गया, लकड़ी वगैरह जो भी मिल गई, उसे कलेक्ट करके लेके आए और उसे फिर अपन नर्सरी में ग्रो करते हैं। और नर्सरी में 1-2 साल में ही उसके 1000-1500 पेड़ बना करके जंगल में वापस लगा दिए। तो इस हिसाब से जो स्पीसी जो अपनी एंडेमिक थी, जिसके 5-10 पेड़ ही बचे थे, उसे 2-3 साल में अपन उसके 1500-2000 प्लांटेशन लगा करके उसे खत्म होने से रोक लेंगे। और अगर नेचुरल तरीके से होते तो ये 5-6 पेड़ क्या करते, ये काफी लंबा टाइम लग जाता है जब ये सीड से अपने आप को जर्मिनेट कर पाते। उसके कंपेयर में नर्सरी वाला बहुत तेजी से और बहुत कम समय में कर देता है। तो यहाँ पर अपन को जो नर्सरी की रिक्वायरमेंट है वो आपको बेसिकली समझ में आ गई। अब जब नर्सरी की बात आ जाती है तो कई बार इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर मुद्दा आता है कि ये नर्सरी है, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए। कुछ बोल देते हैं कि एक काम कर सकते हैं, हम इसका टाइम पीरियड के हिसाब से देख सकते हैं। टाइम पीरियड के मीन्स कुछ ऐसी नर्सरी होती हैं जो परमानेंट है, जैसे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाता है, ये नर्सरी जनरली परमानेंट नर्सरी होती है। कैसे, इनने एक बार बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, और अगर इन्हें आज वो नर्सरी बनाई तो अगले 60-70-80 साल तक वो नर्सरी वहाँ बनी रहती है। वो जब तक जंगल है तब तक चली है। फॉर एग्जाम्पल, जो चंद्रपुर एरिया है महाराष्ट्र का, वहां पर जैसे कोई नर्सरी लगा दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, तो वो जो उनने 60 साल पहले लगाई वो आज भी चल रही है। तो क्योंकि ये एक बार बन गई वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये इस टाइप की जो नर्सरी होती है ये परमानेंट होती है। और फिर आपको एक बात और बता दूं कि जब ये परमानेंट होती है तो फिर उसके साथ इनका बहुत लंबा चौड़ा का पूरा प्रोजेक्ट होता है, प्लान होता है। फिर नर्सरी में कहने का मतलब प्रोटेक्शन मेजर्स लग जाएंगे। फिर अपन को जो, जब परमानेंट है तो फिर लंबा टाइप का जो अपना इन्वेस्टमेंट है, मीन्स बड़े जो इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट है, ग्रीन इंफ्रा वाले जो है, ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस, इस टाइप की चीजें वहां पर बनाई जा सकती है। फिर जब आपको इतना जो प्रोजेक्ट होता है तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि जो स्किल्ड पर्सन है उनको आप बाहर से भी मंगा सकते हो। कोई तमिलनाडु में कोई मान के चलो कटिंग तो बहुत अच्छा काम करता था और राजस्थान वालों को चाहिए था, तो उसे तमिलनाडु वाले को भी यहाँ बुला सकते हैं, उसे जॉब दे सकते हैं। क्योंकि अब इन्हें पता है कि इनकी नर्सरी परमानेंट है और अगले 50-60 साल तक रहेगी, तमिलनाडु वाला भी यहाँ आ सकता है। तो इस टाइप के परमानेंट नर्सरी के अपने इशू है। दूसरी चीज हम बोलते हैं टेम्पररी नर्सरी, ये तो बरसाती टाइप के हैं। आज यहाँ पर जॉब है तो तब तक इन्हें
जैसे रोड के किनारे है, लगा ली छोटी सी अपनी लाइवलीहुड के लिए और काम चल रहा है। कोरोना हो गया या कोई और इशू हो गया, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो उन्होंने किया यार नर्सरी के बिजनेस में कोई फायदा नहीं है, इन्हें धंधा अपना बंद किया और कुछ और खोल दिया। तो इस टाइप की जो नर्सरी है ये टेम्परेरी है। तो ये जो टेम्परेरी नर्सरी है, इनके पास ना तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था होती है और ना ही इतना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट का कोई सिस्टम होता है। ये बस एक लाइवलीहुड के लिए चला रहे होते हैं और वो खत्म होती है, इनका काम निपट जाता है। तो यहाँ एक टाइप से हम इनके इंफ्रा के बेस पे बोल सकते हैं कि एक नर्सरी जो परमानेंट है और एक टेम्पररी है। फॉरेस्ट में भी ऐसे ही होता है, हम जनरली फॉरेस्ट में परमानेंट नर्सरी ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फॉरेस्ट के जो डीप एरिया है वहां पर हमें जब परमानेंट नर्सरी से हम कोई सीडलिंग लेके आए और जहाँ ट्रांसप्लांटेशन वर्क करना है वहां पर हमने आकर के रख दिया। अब किसी वजह से अगर ट्रांसप्लांटेशन में डिले हो रहा है, 8-10 दिन का अगर डिले हो गया, तो हम वहां पर एक टाइप से जो रख दिए एक जगह आकर के उसे हम नर्सरी ही बोलने लगते हैं, क्योंकि फिर हम उन्हें वाटर इरिगेशन वगैरह करना है, प्रोटेक्शन वगैरह देना है, तो जो नर्सरी का बेसिक जो छोटा सा जो फ्रेम होता है वो वहां पर हम खड़ा कर लेते हैं। मतलब 6 महीने या 4 महीने का कोई काम है, तो इस टाइप की हम फॉरेस्ट में भी टेम्पररी नर्सरी बनाते हैं। तो यहाँ पर टाइम पीरियड के हिसाब से हमारी नर्सरी के दो टाइप हो गए, एक है परमानेंट और दूसरी है टेम्परेरी। अब नर्सरी का एक और टाइप आ जाता है, कई बार लोग बोल देते हैं कि हम कहाँ पर पानी है या नहीं है। देखो यूजुअली कोई भी नर्सरी होगी पानी तो होगा ही होगा, लेकिन अब जबरदस्ती कोई तुम्हारा गला पकड़ के बोले कि भाई नर्सरी के इरिगेशन के बेस पे या वाटर की अवेलेबिलिटी के बेस पे आप उसके टाइप बताओ, तो आप क्या बताओगे? तो बोल दोगे कि एक तो नर्सरी वो है जो वेट नर्सरी है, मीन्स जहाँ पर आप वाटर की अवेलेबिलिटी है, आप उसमें पानी आनी अच्छी तरह से देते रहते हो। दूसरी नर्सरी है, इसे बोल देते हैं ड्राई नर्सरी, यानी कि जहाँ पर आपको इरिगेशन फैसिलिटी बहुत कम है, आपको उसे स्टार्टिंग फेज में थोड़ा बहुत पानी जरूर दे देते हो पेड़ों को उगाने के लिए, लेकिन जैसे ही एक लेवल कवर कर देते हैं आप यूजुअली जनरली आप उन्हें इरिगेशन यानी कि पानी नहीं देते हो, ऐसी उन्हें ड्राई कंडीशन में ग्रो कर देते हैं। तो ये एक है वेट नर्सरी और ड्राई नर्सरी की कंडीशन। अब ये कंडीशन निकलने के बाद आपको ये एक ये नर्सरी वाला अपना पार्ट जब हो गया कि वेट और ड्राई है, परमानेंट या टेम्परेरी है, तो यहाँ देखो टेम्परेरी वाले से तो अपन को कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जनरली फॉरेस्ट्री में टेम्परेरी ज्यादा चलती नहीं 1-2 महीने से। तो यहाँ जब हम कुछ भी पढ़ेंगे तो हमारा पूरा जो ध्यान रहेगा या पूरा फोकस रहेगा वो अपना रहेगा परमानेंट नर्सरी पर। तो अपना एक बेसिक मुद्दा आता है कि आखिर ये परमानेंट नर्सरी को कैसे स्टेबलाइज किया जाता है, कैसे ये खड़ा किया जाता है। तो देखो फॉरेस्ट में ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी के पास जादू की छड़ी है, घुमाई और नर्सरी बन गई जंगल में। आपको कहीं ना कहीं पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। स्टेप क्या होगा, पहले आप वहाँ पर कहीं जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से एक लोकेशन यानी कि जो साइट है उसको सेलेक्ट करोगे। जो आपके बेसिक पिलर्स होंगे उनके आधार पे आप अपनी साइट को सिलेक्ट करोगे। जब आपने एक बार साइट सिलेक्ट कर ली तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने बड़े एरिया में प्लांटेशन करना है, उसके हिसाब से आप अपनी नर्सरी का साइज डिसाइड करते हो। फिर जब आपको एक बार साइज डिसाइड हो गया तो फिर उस साइज वाले एरिया को क्या करोगे, जंगल में ऐसा तो है नहीं कि ये एरिया बिल्कुल आपके खेत की तरह क्लीन पड़ा था, साफ था। आपको उसे उबड़ खाबड़ जगह होती है तो आपको उसे साफ करना पड़ता है। तो फिर आप यहाँ पर आएगा आपका जो अगला स्टेप है, साइट प्रिपरेशन। और फिर लास्ट में अपना आएगा कि अपन जैसे लेआउट बनाते हैं, जैसे कहीं बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका पूरा लेआउट बनता है कि कहाँ किचन बनेगी, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ पर डाइनिंग टेबल रखेगा। इस टाइप से अपना यहाँ नर्सरी का भी पूरा वही बनता है कि कहाँ स्टोर रूम रहेगा, कहाँ लेबर के लिए भी रहने के लिए घर बनाए जाएंगे, कहाँ पर प्लांटेशन वर्क के लिए है, कहाँ पॉलीथिन का वर्क होगा, या कहाँ ये बेड नर्सरी बेड वगैरह बनाए जाएंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो लेबर फोर्स है वो हमेशा तो काम करेंगे नहीं, तो कई बार उनके लिए खेलने वगैरह के लिए जगह है, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, तो उसके लिए भी इस टाइप से प्लेइंग ग्राउंड वगैरह भी बनाए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा एक फ्रेम बनाया जाता है। तो ये अपना हो गया नर्सरी लेआउट। तो यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी है उसमें अपन यही 4 पिलर को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो होता है अपना साइट सिलेक्शन। जहां पर अपन ये परमानेंट नर्सरी लगा रहे हैं, हमें ये ध्यान होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर करोड़ों का इंफ्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी वहाँ तक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब अगर
कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कोई ऊपर का ऑफिसर हायर जो ऊपर का कोई हायर क्लास का जो ऑफिसर है वो वहाँ पर विजिट के लिए नहीं आ सकता। इन दैट केस उस पर कंट्रोल करना नर्सरी पे या उसके करप्शन को खत्म करना या करप्शन पर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान हो। मेन रोड जो अपने जो मेन हाईवे है या स्टेट हाईवे है उससे आसानी से रिच से कनेक्टेड हो। इसके साथ साथ हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो प्लांटेशन वर्क यानी कि जहाँ पर जिस एरिया में अपन को प्लांटेशन कर रहे हैं, जैसे कि ये बहुत बड़ा एरिया है जिसमें अपना प्लांटेशन वर्क चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो नर्सरी है वो कहीं यहाँ सेंट्रली लोकेशन हो, जिससे कि ये इसके जो डिफरेंट पार्ट है प्लांटेशन एरिया के वहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है नर्सरी को वो मिनिमम पड़े। अपन को एक ज्यादा डिस्टेंस तक इसको ढो करके न ले जाना पड़े, क्योंकि अगर एक साइड में हो गया तो यहाँ तक अगर लेके जाना है तो ये बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन जाएगा मतलब अपना खर्चा बढ़ जाएगा। इसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जंगल है, ये कोई यूपी या राजस्थान के प्लेन तो है नहीं, तो जंगल अक्सर अनडिलेटिंग एरिया होगा, मतलब ऊंच नीच होगी। तो इस टाइप की जो ऊंच नीच वाले जो जगह है वहां पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि जहां हम नर्सरी बना रहे हैं वो एरिया सही हो, मतलब थोड़ा प्लेन हो, ज्यादा ऊंच नीच वाला ना हो। अगर थोड़ा बहुत है तो हम उसे बड़ी मशीनें लेके उसे सही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम उसकी सॉइल को देखते हैं कि ज़्यादा पथरीली ना हो, क्योंकि पथरीली है तो उसमें अपन को बहुत सारा स्टार्टिंग में बहुत सारा खाद बीज लगाना पड़ेगा, उसमें जो जो अपन गोबर खाद वगैरह है वो लगाना पड़ेगा। साइट मतलब साइट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा अपना। तो हम ये भी देखते हैं कि सॉइल कंडीशन कैसी है, वो ठीक ठाक हो। और वहाँ पर जब इतना आपको नर्सरी लगाओगे तो आपको पानी तो हमेशा चाहिए, तो आप ये भी कोशिश करोगे कि जहाँ आप साइट जो चूज कर रहे हो, जहाँ पर ये परमानेंट नर्सरी उगाना चाहते हो, वो नर्सरी कहीं ना कहीं इस टाइप के जो वाटर सोर्स है, चाहे वो नदी हो नाले हो, इस टाइप के किसी न किसी वाटर सोर्स के पास हो, ज्यादा लंबे नहीं हो, जिससे ये जो वाटर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का जो अपना इन्वेस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम हो। और इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास लेबर, देखो कोई भी नर्सरी है उसमें स्किल और नॉन स्किल मीन्स अनस्किल दोनों ही टाइप के लेबर दर लगते हैं। बस ये है कि स्किल है वो 2-4 लग गए और अनस्किल 10-15 लग गए, मीन्स रेशियो ऐसे ऐसे ही रहेगा कि 2 और 8 का। अब इन दैट केस अब स्किल वर्क फोर्स है, अगर आपका बड़ा इंफ्रा होगा, ज्यादा बेटर इंफ्रा होगा तो आप स्किल वर्क फोर्स को बाहर से भी वहां बुला सकते हो। लेकिन अगर 8 या 10 लोग हैं जो अनस्किल है, उन्हें भी चाहिए। अगर आपके आसपास नर्सरी के कोई गांव है तो वो लोग क्या करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी पे भी काम कर लेंगे। बाहर अगर उन्हें 500 रुपए मिल रहे होंगे सिटी में और आप उन्हें 300 भी दोगे तब भी वो काम कर लेंगे, क्योंकि वो आपके गांव के बगल में है। तो इस टाइप से जो लेबर फोर्स है वो आपको चीप मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसी जगह लगा दिया वहां आसपास कहीं लेबर ही नहीं है। जब लेबर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लंबे से ढो करके या तो डेली लेबर को ढो करके ले आओ, या फिर आपको नर्सरी में ही लेबर के लिए लेबर क्वार्टर बनाने पड़ेंगे और उन्हें वही रखना पड़ेगा। तो वही रखोगे तो फिर आपका ही खर्चा बढ़ा। तो इसलिए अपन को लेबर वाले फैक्टर को भी ध्यान रखना होगा। तो ये सब फैक्टर के बेस पे अपन एक जो बेस्ट सुटेबल जो लोकेशन होती है उसे हम सिलेक्ट करते हैं नर्सरी यानी कि परमानेंट नर्सरी को बनाने के लिए। अब मुद्दा आता है कि अपने नर्सरी का जो बना रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया जगह, सुटेबल जगह को हमने चूज कर लिया कि हम कहाँ पर नर्सरी लगाएंगे। तो अब हमारा मुद्दा आता है कि आखिर कितने बड़े एरिया को हमें सिलेक्ट करना है या कितने बड़े एरिया में हमें नर्सरी बनानी है। ये जो एरिया वाला मुद्दा है इसे हम इसमें बाद में करेंगे, पहले हम साइट प्रिपरेशन और लेआउट को डिस्कस कर लेंगे। साइट प्रिपरेशन में क्या करेंगे, जो भी अपनी साइट है उबड़ खाबड़ वाली है, बड़ी बड़ी मशीन लेके आते हैं और इस पूरे एरिया को साफ कर देते हैं, मतलब जो, क्योंकि होगा क्या, कुछ पेड़ पड़े होंगे, कुछ कचरा पड़ा होगा, पत्थर पड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इन पूरी को क्लीन करना होगा, पूरी को एक सी करना, मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर अपन उसे लेवल कर लेते हैं, अगर थोड़ा ढलान वाला है तो थोड़ा लेवल कर कर उकर के, या कहीं खाई वगैरह है तो उन्हें पूर करके एक टाइप से प्लेन एरिया हम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे लेवलिंग कर देते हैं हमने। अब एक बार साइट प्रिपरेशन बन गई तो फिर हम इसके बाद, तो हम यूजुअली लास्ट में क्या करते हैं, जब अपनी साइट प्रिपेयर हो गई तो वहां पर अपना जैसे घर का नक्शा बनाते हैं, उसी टाइप से एक नर्सरी का डायग्राम बनाते हैं, एक लेआउट बनाते हैं और उसमें ये प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पर क्या होगा। ये जो लेआउट है, जो मेंस देते हैं आईएफएस के लिए, उनके लिए तो ये याद उन्हें रखना ही होता है कि कैसा लेआउट होता है।
लेकिन अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड बोल दिया जाए तो हमें इतना एक एवरेज पता होना चाहिए कि क्या है, कि मान के चलो हमारे पास एक बड़ा सा एरिया था, ये पूरा का पूरा पेन काम नहीं कर रहा क्या, ये वाला अपने पास एरिया था। तो ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में हमने क्या किया कि भाई एक सेंटर में लोकेशन बना दी, यहाँ पर कोई कुआं वगैरह खोद दिया और वहां से पाइपलाइन डाल दी। पाइपलाइन इसलिए जिससे कि पानी चारों तरफ सप्लाई किया जा सके। फिर इसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी क्यारियां बना देंगे जिसमें अपन नर्सरी वर्क करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कोई थोड़े छोटे से थोड़े घर बना दिए जाए जहाँ पर लेबर फोर्स वगैरह है वो रह सके। अपने लिए स्टोर हाउस की जरूरत है, जो ऑफिस है उसके लिए बिल्डिंग की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर आसपास कोई प्ले ग्राउंड वगैरह है, तो ये जो खाली पीली की दुनिया भर की जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, मीन्स वहां पर आप ऐसे दिमाग में रखो कि 8-10 लोगों को वहां रहना है। तो रहने के लिए एक आदमी को क्या जरूरत है, उसे उसे खाने के लिए जरूरत है तो उसका खाने का मतलब किचन वगैरह वो सिस्टम है। रहने की जरूरत है, स्टोर हाउस की जरूरत है, नर्सरी के लिए पॉली बैग के लिए जरूरत है, नर्सरी बेड की जरूरत है। तो ये सारी जो जरूरतें हैं उनके ध्यान रखते हुए हम अपने की चीजों को एक टाइप से पूरा फ्रेम बना देते हैं। कि जैसे इसमें नर्सरी में आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर डिजाइन उन्होंने किया होगा कि यहाँ ये नर्सरी के पॉली हाउस वगैरह है यहाँ पर। यहाँ पर पॉली हाउस ले लिया, यहाँ पर इन्होंने प्लेन एरिया छोड़ रखा है, कोई पर्पज रहा होगा। ये भी ग्रीन हाउस इन्होंने बनाया। अब ये ग्रीन हाउस एक ही जगह पे बना सकते थे लेकिन इन्होंने अलग अलग बनाया, तो इनके पीछे इनके कुछ रीजन रहे होंगे। यहाँ पर इनकी ये नर्सरी के बेड है, कहीं इनका प्लांटेशन वर्क ट्रांसप्लांटेशन वर्क चल रहा होगा, कहीं ये कटिंग यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वर्क चल रहा होगा कहीं। तो इस टाइप से इसके अलग अलग एरिया में अलग अलग काम हो रहे होंगे। इसमें जो बेसिक काम होता है जिसे मैंने जैसे यहाँ पर बोला, या जैसे ये अपना एरिया है, यहाँ पर जो होते हैं इन्हें बोलते हैं अपन नर्सरी बेड्स। ये नर्सरी बेड्स है, ये वाला। ये नर्सरी बेड्स का मतलब क्या है, बेड मतलब बिस्तर, और नर्सरी का बिस्तर मतलब ये जो है बेड, बेड्स, बेड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो अपन सीडलिंग है जिस पे पूरी पूरी ये दिमाग का नहीं होने वाला है, मीन्स जिसे हम उगा रहे हैं, तो उसका ये बिस्तर है जिस पर वो नर्सरी या सीडलिंग को हम ग्रो करते हैं, वो है अपना नर्सरी बेड। तो ये लेआउट वाला हिस्सा एक सिंपल सी चीज थी, आप इसे देख लिया होगा। इसमें जैसे इंस्पेक्शन वगैरह पथ वगैरह होते हैं, मीन्स आपस में जाना इधर उधर जाना, वो चीजें भी होती है। अब मेन मुद्दा आता है कि आखिर नर्सरी का साइज कितना रहेगा। नर्सरी के साइज को समझने के लिए आप ऐसा मान के चलो कि आपका काम है, कोई 1 हेक्टर का एरिया है जिस पे आपको प्लांटेशन वर्क करना है। अब मान के चलो जो प्लांटेशन आप कर रहे हो इसमें ये जो सीडलिंग्स है, मतलब जैसे एक प्लांट यहाँ लगाया है दूसरा प्लांट ये लगाया है, इसके बीच का जो गैप है, ये गैप है या इनके बीच के ये वाला गैप है, तो या तो ये गैप ले लियो ये गैप ले लो। तो ये जो बीच का गैप है ये कितना है, मान के चलो इनका बीच का जो गैप है यानी कि जो स्पेसिंग है वो आपने मान लिया 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर। मीन्स आपका जो टोटल एरिया है वो 1 हेक्टर है और आपका जो स्पेसिंग है वो है 1 मीटर। आपको पता है कि जो 1 हेक्टर है वो कितना होता है, 100 मीटर बाय 100 मीटर, यानी कि 1 हेक्टर जिसे आपका एरिया मान रहे थे वो 100 मीटर बाय 100 मीटर था। अगर 100 मीटर बाय 100 मीटर है और आपने 1 मीटर बाय 1 मीटर पर प्लांटेशन लगाई है, स्क्वायर वाली प्लांटेशन अगर आप लगा रहे हो, तो आपके एक हेक्टर में कितनी प्लांटेशन लगेगी, 10,000 की। इसका मतलब यह है कि आपको 1 हेक्टर में प्लांटेशन के लिए 10,000 सीडलिंग की जरूरत है। अब 10,000 का तो आपको एक आइडिया आ गया, लेकिन आपने अगर सपोज आज 10,000 की प्लांटेशन कर दी, अब आपको पता है कि आज लगा दी, कुछ कल मर जाएंगे कुछ परसों मरेंगे, अगले 1 साल तक लगभग 10 से 15-20% तो पेड़ मर ही जाएंगे। अब मान के चलो ये जो मोर्टिलिटी है, अगर आपको एक मोटा आइडिया आ गया है कि 20% मोर्टिलिटी हो जाती है, तो 10,000 का 20% मतलब कितना हो गया, 2,000। तो इस टाइप से आपका एक कैलकुलेशन हो गई कि अगर हमें 1 हेक्टर में प्लांटेशन करनी है तो यहाँ पर आपको कम से कम 12,000 सीडलिंग की जरूरत पड़ेगी। ये तो अपना एरिया के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है सीडलिंग की वो बात अपने कैलकुलेट कर ली, यानी कि अपन को 12,000 सीडलिंग की जरूरत है। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक जैसे मान के चलो कोई नर्सरी बेड है, ये रहा एक नर्सरी बेड।
एक नर्सरी बेड की जो स्टैंडर्ड जो लेंथ है, मतलब ये हाइट है, वो होती है 10 मीटर, और जो विड्थ है वो होती है 1 मीटर। 10 मीटर बाय 1 मीटर, या कभी कभी इसे हम 12 मीटर कर देते हैं, और इसे जो 1 मीटर है उसे हम लगभग इसे 1.5 मीटर कर देते हैं। ये जो 1 मीटर या 1.5 मीटर है, इसके पीछे जो पर्पज है बेसिक, वो यही है कि जो एक साइड से बैठ करके अगर इसमें कोई वीड उग गई, ग्रास उग गई, तो वो उसे आराम से उखाड़ सके साइड में बैठ के। और क्योंकि इसमें मूवमेंट की बीच में जरूरत पड़ती है, तो यहाँ के बीच का जो स्पेस है उसे छोड़ते हैं अपन 45 सेंटीमीटर, ये बीच वाला। तो यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पर कभी घास आस उग गई, तो ये आदमी जो है वो इसे आराम से इस साइड से इस साइड से बैठ करके यहाँ की घास को निकाल सकता है। तो आपको एक बात समझ में आई कि एक सीड बेड है और उसके बीच में आपको कुछ जगह स्पेस भी छोड़ना होता है। अब चलो अपन एक बात और मान लेते हैं कि मान के चलो ये जो एक सीड बेड है, ये एक नर्सरी बेड है, इसमें आपके 10,000 सीडलिंग लग जाती है। तो इसका मतलब ये निकला कि आपको 12,000 चाहिए, और एक नर्सरी बेड में जो बेड है, एक बिस्तर जो है उसमें 10,000 सीडलिंग लग जाती है, और आपको 12,000 की जरूरत है। तो इसका मतलब आपको 12 नर्सरी बेड की जरूरत है। ये तो रही अपनी सिंपल सी कैलकुलेशन। अब अपना अब आपको ये देखना है कि 12 नर्सरी बेड के लिए आपको कितना एरिया चाहिए। ये तो एरिया आपको 12 नर्सरी बेड का हो गया, प्लस अभी आपको बताया कि इनके बीच का इंस्पेक्शन पाथ है, उसका भी तो कुछ जगह होगी। प्लस आप यहाँ पर जो नर्सरी लगा रहे हो, यहाँ पर जो मजदूर रहेगा उसके लिए क्वार्टर लगेगा। यहाँ पर बीच में इंस्पेक्शन पथ के बाद में अगर कहीं आसपास रोड बनाना पड़ा, उसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ ट्रैक्टर खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। पाइपलाइन डाल रहे हो, कुआं खोद रहे हो, या यहाँ पर नर्सरी का एक बिल्डिंग जो बनाई है, जो ऑफिशियल ऑफिस बिल्डिंग है उसे बनाई है, तो उसकी जगह पड़ेगी। तो इस टाइप से दुनिया भर की छोटी मोटी जो इधर उधर की चीजें लगती हैं, इन सब को अगर जोड़ करके हम उसका पूरा एरिया निकालते हैं, जिससे हमें पता पड़ जाता है कि 1 हेक्टर के लिए आखिर हमें कितने बड़े नर्सरी एरिया की जरूरत है। अब क्योंकि ये इतने बड़े कैलकुलेशन पचड़े में हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं कि एक सीधा सा एक फॉर्मूला ले लेते हैं। मीन्स के 1 हेक्टर के लिए कितनी नर्सरी चाहिए, तो इसका ये है अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? 18 × 1.2 × x/z। ये x वो अपना एरिया है, मतलब जिसमें अपन को प्लांटेशन करना है, और y वो है कि स्पेसिंग, मतलब एक एक हेक्टर एरिया में कितने प्लांट लगेंगे। मतलब आपको ये पता है कि 1 हेक्टर है, और उसमें 1 हेक्टर में कितने प्लांटेशन लगेंगे। तो अगर आपका एरिया 1 हेक्टर की जगह 10 हेक्टर है, और 1 हेक्टर में कितने प्लांट है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो आपका यहाँ पर टोटल सीडलिंग निकल आएगी। और फिर यहाँ निकल आएगी कि एक जो बेड है उसमें कितने प्लांटेशन उगते हैं। तो इस हिसाब से आप मोटे तौर पर ये निकालोगे कि आपको आखिर नर्सरी कितना बड़ा नर्सरी का एरिया चाहिए। अब कभी कभी ये होता है कि ये जो नर्सरी बेड है, जैसे कि अभी आपको बताया कि जो बेड होता है उसमें सीडलिंग करके आपने सीधे उगा दिया। अब कभी कभी वो जो नर्सरी बेड है वो हम पॉली बैग का भी बनाते हैं, तो पॉली बैग से रिलेटेड क्वेश्चन को अभी थोड़ी देखेंगे। अब यहाँ पर एक बात देखना है कि यहाँ पर जो एरिया निकलेगा वो एक अपना स्टैंडर्ड एरिया निकल आया। अगर आप लोग को 20% इंफ्रा वाला भी है, वो भी जोड़ लेंगे तो थोड़ा अपना और जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से एक मोटा तौर पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन निकल आते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं पॉली बैग वाले पे। अभी यहाँ पर एक जस्ट एक एग्जांपल था कि जैसे टीक है, टीक में 1.8 मीटर बाय 1.8 मीटर की स्पेसिंग पे हम वो प्लांटेशन वर्क करते हैं, और प्लांटेशन में हम 1 साल ओल्ड सीडलिंग यूज करते हैं। तो हमें 1 हेक्टर मीन्स 200 हेक्टर एरिया की प्लांटेशन के लिए हमें 1 हेक्टर नर्सरी की जरूरत पड़ती है। मतलब जो जितने एरिया में प्लांटेशन करना है उसका 0.5%, आधा परसेंट एरिया हमें नर्सरी के लिए सिक्योर करना चाहिए, यानी कि उसके इतना एरिया परसेंटेज में एरिया हमें नर्सरी के लिए रिक्वायर है। तो ये एक मोटा तौर पे एक निकल आया। और टिक का क्यों? क्योंकि अक्सर टिक पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे बोल रहा था प्लास्टिक वाला इशू, तो जैसे नर्सरी बेड होते हैं उसे आप आगे देखोगे कि जैसे हम नर्सरी मिट्टी की बनाते हैं, मतलब जो नर्सरी बेड है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम पहले मिट्टी में लगाएंगे, फिर वो मिट्टी से उखाड़ के पन्नियों में
भरना पड़ता है, उससे बेहतर है कि हम सीधे सीधे पन्नियों को एक साथ लगा देते हैं लाइन से और उन्हीं में सीधे भर देंगे। तो इस केस में आपका जो नर्सरी बेड है वो पन्नियों का बन जाता है। तो यहाँ पर पन्नियों की साइज के हिसाब से, तो पन्नी की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, उसके हिसाब से आपको एक एक बेड में कितने पॉली बैग होते हैं वो नंबर यहाँ दे रखा है। तो कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सीधा का सीधा पॉली बैग का साइज दे रखा होता है और आपसे एरिया पूछ लिया जाता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देख सकते हैं। और यहाँ जो एमपी का क्वेश्चन है वो एमपी में भी पूछा गया था, तो हमने सीधा ये फॉर्मूला ही पूछ लिया था, कौन इतनी कैलकुलेशन करे। तो आप इसे क्वेश्चन को देख सकते हो। अब इसके बाद एक बार जब अपना एरिया वाला काम हो गया, तो यहाँ पर अपन नर्सरी बेड जो टर्म था, ये बार बार नर्सरी बेड बोल रहे थे, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो, इस पूरी नर्सरी में जो मेन काम है या जो मेन यूनिट है वो तो अपना ये बेड है। ये एक्चुअली जो मिट्टी है उसको सही से करके एक अच्छी खासी एक बिस्तर सा बना दिया, जिसपे अपन नए जो सीड थे उन्हें लगा करके उन्हें सीड को यहाँ ग्रो करते हैं। तो जहाँ पर हम सीड को उगा करके ग्रो करके नई सीडलिंग तैयार करते हैं, या फिर मान के चलो कोई पेड़ था जिसे अपन कटिंग निकालते हैं, तो ये कटिंग से जो हम कटिंग निकाल के लेके आ गए उसको यहाँ पर लगा दिया कटिंग को, और फिर कटिंग में जब जड़ें आ गई यहाँ पर और ऊपर लीफ आ गए, तो इस टाइप से नई सीडलिंग बना ली। तो चाहे सीड ले लो या कटिंग ले लो, ये ऐसे जो प्रोपोबियल मटेरियल है उनको हम इस बेड में लगा करके एक टाइप से नए पेड़ बना लेते हैं। तो ये अपना क्या है, ये है नर्सरी बेड। अब जब आपको नर्सरी बेड समझ में आ गया, तो नर्सरी बेड के भी कुछ टाइप होते हैं, तो उसे देख लेंगे। पहले इसका साइज वाले इशू को देख लेते हैं कि साइज क्या होता है। तो वैसे साइज वाले को हम पहले देख चुके हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो है 10 मीटर बाय 1 मीटर, और इसकी जो 10 मीटर की जगह कई बार इसे 12.5 मीटर और 1.2 मीटर है, ये दोनों ही साइज जो है स्टैंडर्ड साइज है, इन्हें दोनों को ही याद रख लेना। जब इसे फिट में कन्वर्ट करते हैं तो 40 फीट बाय 4 फीट है। मैंने आपको ये भी बताया कि एयरक्राफ्ट साइज ये क्यों रखते हैं, उसके पीछे रीजन होता है कि दोनों साइड से आसानी से पहुंच जा सके। अब जो मेन मुद्दा था कि नर्सरी के टाइप, यानी कि नर्सरी बेड्स से इसके टाइप, इसके बेसिकली 3 टाइप है। वो जो टाइप है वो वाटर की कंडीशन के हिसाब से है। पहला जो टाइप है उसे बोलते हैं हम फ्लैट बेड। फ्लैट का बेड का मतलब होता है जो अपनी आम जो जमीन की जो लेवल है, नर्सरी बेड का भी लेवल वही रहता है। ये अपने जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल में अपन यही लगाते हैं। मतलब कहीं की जमीन की मिट्टी खोदी, मिट्टी को आराम से सही किया, उसको वहीं पे भर दिया और वहां सीडलिंग लगा दी। दूसरा बेड होता है, इसे बोलते हैं हम रेज्ड बेड। रेज्ड मतलब ये थोड़ा जमीन से उठा हुआ है। इसका केस क्या है, देखो कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल वाले जगह है, वहां पर क्या है कि अक्सर पानी भर जाता है, या रेनफॉल ज्यादा है तो वाटर लेवल वहां पर हाई है। या फिर इसे आप ले सकते हो मैंग्रोव्स के केस में। मैंग्रोव्स के केस में क्या है कि वहाँ जहाँ भी मैंग्रोव उग रहे होते हैं वहाँ समुद्र का पानी का कहीं ना कहीं ज्वार भाटा वाला पानी आ जा रहा होता है, तो इस केस में वहाँ सॉइल में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है। और कई बार ज्यादा मॉइस्चर के साथ वहाँ जो सैलिनिटी होती है वो प्लांट को दिक्कत दे देती है, खासकर नई सीडलिंग को। तो वहां पर जो हम नर्सरी बेड बनाते हैं वो हम थोड़ा उठा हुआ बनाते हैं, जिससे जो वाटर लॉगिंग की कंडीशन है वो ना हो। तो इसे बोलते हैं हम रेज बेड। तीसरा जो है वो है, इसे बोलते हैं हम संकन। संकन का मतलब होता है धसा हुआ। ये हम कहाँ बनाते हैं, ड्राई कंडीशन में, जैसे कि राजस्थान वाले में। यहाँ क्यों बनाते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी इसे पानी दिया, तो इसे पानी जो दोगे वो यहाँ पर पानी लगेगा, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा बाहर निकल जाएगा। इसमें तो 100% बाहर ही जाना है पानी। लेकिन अगर संकन बेड है, अगर आपने इसमें पानी कितना भी दे दो, जो भी पानी होगा वो यहीं भरा रहेगा, पानी यहाँ से निकल के बाहर नहीं जा पाएगा। तो संकन बेड क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ ड्राउट कंडीशन है, सूखी कंडीशन है, तो इससे जो भी पानी दिया जा रहा है वो बेड में ही रहे, वो बेड के बाहर बर्बाद ना हो पाए। तो ऐसी जगह, मतलब सूखी जगह यानी कि ड्राउट वाली कंडीशन में हम संकन बेड को यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर है इसकी, जो अपन मैंने बोला है आपको, वेट नर्सरी वाले हैं, जो मीन्स ऐसी एरिया जहाँ पानी ज्यादा होता है, तो वहां पर हम राइज मतलब नर्सरी थोड़ी बेड जो है वो थोड़ा जमीन से ऊपर उठा देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेज्ड नर्सरी बेड। तो आपको नर्सरी बेड बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप के समझ में आ गया, एक है फ्लैट बेड है, दूसरा है रेज्ड है, और तीसरा है सनकन बेड। कभी कभी इनके
दो टाइप और बन जाते हैं, लेकिन उन्हें देखने से पहले ये संकन बेड वाला कंडीशन वो आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चन, कि संकन बेड सुइटेबल फॉर, संकन बेड जो है वो कैसी कंडीशन के लिए सुइटेबल है। तो संकन को बोला ड्राई के लिए, वाटर लॉग के लिए अपने कौन सा होगा, रेज्ड बेड। कोस्टल एरिया में भी हो सकता है रेज, लेकिन वो कौन होगा, रेज्ड बेड ही हो सकता है मैंग्रोव वगैरह के केस में या हाई रेनफॉल के में, लेकिन ड्राई में संकन ही होगा। अब यहाँ पर जो नर्सरी की बात कर रहे थे वहाँ एक तो अपने तीन इस टाइप के बेड होगा, कभी कभी दो टर्म और होते हैं, एक होता है सीडलिंग बेड और दूसरा होता है ट्रांसप्लांटिंग बेड। अब पहले इन दोनों शब्दों को समझते हैं कि आखिर होता क्या है। जैसे कि आपको यहाँ एक नर्सरी बेड दिख रहा होगा, ये पहले मिट्टी तैयार की होगी, चाहे वो मतलब मिट्टी वाली हो या इस टाइप से हमने यहाँ ये जो पोली बैग है ना उनको कर लेते हैं। बेसिकली हमारा नर्सरी का जो ट्रेडिशन है वो यही रहता है। तो यहाँ पर इस लेडी ने क्या किया, जो अपने सीड थे जो किसी पेड़ के लिए होंगे, बीज लिए होंगे, उन्हें स्टार्टिंग में यहाँ पर छिड़क दिया, मतलब अपने सीधे सीधे बीज फैला दिए। तो यहाँ पर जो बीज होंगे वो आपस में चिपके होंगे, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा सीडलिंग होगी, लेकिन उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत कम रही होगी। तो ये स्टार्टिंग का बेड है, इसमें क्योंकि अपने ने सीड लगाए थे इसलिए हम इसे बोलते हैं सीडलिंग बेड। ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे ये सीडलिंग बड़ी होगी, ग्रो करेगी, सपोज इसे 1 डेढ़ महीने का हो गया, तो इनके बीच में कंपटीशन तर बढ़ेगा। अब क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, इनको कई जगह मिल नहीं पा रही है, तो पता पड़ेगा कि एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे और किसी का कुछ भला नहीं होगा और आखिर में ये यही मर जाएंगे। तो क्योंकि ऐसा ना हो, इनके बीच में कंपटीशन कम किया जा सके, और क्योंकि अब ये जो बेड में जो भी न्यूट्रिएंट होंगे इसे तो ये कंज्यूम कर चुके हैं 1 डेढ़ मंथ में, अब इन्हें बेटर तरीके की न्यूट्रिएंट मिल जाए और अच्छा बेटर स्पेस मिल जाए जिससे ये और तेजी से ग्रो कर सके। तो हम इन्हें क्या करते हैं कि कई बार एक दूसरा बेड यहाँ पर लगा देते हैं, चाहे तो वो दूसरा बेड मिट्टी का हो सकता है जैसा ये है, मान के चलो इससे बेड यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर उन्हें बेटर स्पेसिंग के साथ लगा दिए। या फिर हम उन्हें एक काम कर सकते हैं कि बोला कि हम यहाँ पर लगाएंगे, इसके बाद फिर हम पॉलीथीन में ट्रांसप्लांट करेंगे, उससे अच्छा है हम सीधे पॉलीथीन में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। या फिर हम ये जो रूट ट्रेनर बोल देते हैं उसमें ना वहां से शिफ्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से जो हमने नर्सरी बेड में उगाए थे उन्हें हमने इस टाइप से दूसरी कंडीशन में हम लेके आए, मतलब दूसरे बेड पे लेके आ गए। ये जैसे पॉलीथीन वाला है, वो इसे मान लो ये जैसे पॉलीथीन का पूरा पूरा एक बेड बना रखा है। तो यहाँ पर ये जो बेड यहाँ पर लेके आया इसे क्या बोल दिया, इस बेड को ट्रांसप्लांट बेड। चाहे वो इस टाइप का बेड हो सकता है या फिर इस टाइप का पूरा पोली बैग का एक बेड हो सकता है। तो दूसरा जो है वो यानी कि वो विस्तार जहां पर हमने उसे ट्रांसप्लांट किया है, तो सीडलिंग बेड और ट्रांसप्लांट बेड, तो इस टाइप से नर्सरी की जो दो बेड है वो बात आपको समझ में आती है। अब अपना थर्ड पिलर होता है कि आखिर ये बेड को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो हम एक नॉर्मल बेड को देख लेते हैं कि आखिर वो नॉर्मल बेड को हम कैसे बनाते हैं। मान के चलो कहीं की जमीन थी, हमने उसे खोदी, मिट्टी निकाली, मिट्टी को हम छानेंगे तो इससे क्या है, जो खाली पीली के बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है उन्हें हम निकाल देंगे, तो यहाँ की जो मिट्टी बचेगी वो अच्छी खासी मुलायम होगी। फिर उसके साथ हम मिट्टी के साथ क्या मिलाएंगे, इस टाइप से लेते हैं कि दो हिस्से मिट्टी के और दो हिस्से के साथ अपना एक हिस्सा तो हो गया अपना ये जो गोबर खाद वगैरह है वो, और एक हिस्सा आ गई रेत। रेत क्यों मिला देते हैं, जिससे इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी मुलायम रहे, जिससे जब जो बीज लगाएंगे हम, जो सीड लगाएंगे, उसकी जो जड़ें हैं वो आसानी से उसमें फैल सकें। और एक बात और, जब आप नर्सरी में नए पेड़ लगा दोगे तो आप फिर कभी ना कभी तो आप पेड़ वहां से उखाड़ नहीं पड़ेंगे। अब अगर ये मिट्टी में रेत होगी तो वो मिट्टी थोड़ी मुलायम होगी, तो जब पेड़ आप उखाड़ोगे तो पेड़ आराम से निकल आएंगे। नहीं तो अगर चीका मिट्टी होगी, ब्लैक कॉटन वाली होगी, तो फिर पेड़ आप उखाड़ोगे और उखड़ेंगे नहीं, आप फोर्स लगाओगे तो उनकी जड़ें टूट जाएंगी, तो जड़ें टूट गई तो ये सीडलिंग बर्बाद हो गई। तो इस टाइप से हम उसमें रेत मिक्सअप कर लेते हैं और खाद वगैरह के, जिससे उससे अच्छी तरह से ग्रोथ होता है। और मिक्स करके हम वापस उन्हें वहीं पे भर देते हैं और भर के उसे लेबल कर दिया, तो इस टाइप से हमारा एक जो बेड था वो प्रिपेयर हो गया। अब अपना बेड प्रिपेयर हो गया तो मुद्दा आता है कि अब अपना उसमें बीज बोना। यूजुअली अपन सीडी बोते हैं, लेकिन अपन उसमें कटिंग वगैरह भी लगा सकते हैं, कटिंग बडिंग से जो नए प्रोपो की जो वेजिटेटिव वाले मटेरियल बनते हैं उन्हें भी यहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो अगर बीज की बात की जाए
तो हम कैसे करेंगे, एक तो होता है ब्रॉडकास्टिंग जिसे अपन बोलते हैं हैंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब आदमी गया और सीधा हाथ से उसमें पूरी में फैला के आ गया। दूसरे को बोलते हैं डेबलिंग, उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर उंगली से गड्ढा किया और गड्ढे में सीधे वो बीज था वो बीज रखा और गड्ढे को बंद कर दिया। तो ये हो गया अपना डेबलिंग। ड्रिलिंग भी ऐसे ही होता है, ड्रिलिंग में बस अपन लकड़ी यूज करते हैं उंगली की जगह और गड्ढे को थोड़ा और गहरा कर देते हैं और उसे भर देते हैं। तो इस टाइप से अपन ब्रॉडकास्टिंग है, डेबलिंग है, ड्रिलिंग वगैरह है, ये करके अपन सीड को कर लेते हैं। अब देखो हर मेथड के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उसके पीछे डिस्कस यहाँ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग उसकी यहाँ डिस्कस किया गया। अब क्योंकि अगर ब्रॉडकास्टिंग में आप ऐसे सीड फेंक देते हो तो सीड सरफेस पे रहते हैं, तो सरफेस पर रहने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि एक तो जो दुनिया भर के जो छिपकली गिलहरी वगैरह रोडेंट्स होते हैं, चूहे वगैरह है, ये आकर के सीड उठा कर ले जाते हैं, तो इस टाइप से अपने बहुत सारे सीड को ये खा जाते हैं। दूसरा, जो ब्रॉडकास्टिंग में सीड है, सीड का कोई कंट्रोल नहीं होता, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तो इस टाइप से उनकी जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा इरेगुलर सा हो जाता है। मेथड ऑफ सोइंग के बाद एक मुद्दा आता है कि कब लगाना चाहिए हमें नर्सरी में ये सीड वगैरह, कब होना चाहिए। तो देखो आप बोओगे तब जब उसका कोई भी स्पीसीज है उसका फेवरेबल सीजन कब है। कोल्ड एरिया वालों के लिए ऑब्वियसली अलग होगा, अपने यहाँ जो डेजर्ट या वाटर जो मीन्स हॉट एरिया वाले हैं इनके लिए टाइम पीरियड अलग होगा। खासकर अपने यहाँ पर दो चीजों को ध्यान देना है। पहला तो ध्यान देना है अपने को टीक को। देखो अपने यहाँ मानसून आता है जून में, तो ज्यादातर जो अपना प्लांटेशन वर्क है वो अपना इसी टाइम पे होता है। जून के बाद क्या होगा, प्लांटेशन वर्क। तो जब प्लांटेशन वर्क इस टाइम पे हो रहा है तो जो नर्सरी वाले हैं, अब अगर तुम जून में नर्सरी में उगाओगे ना, तो प्लांटेशन के लिए क्या होगा, तैयारी नहीं होंगे ना। जब उगाओगे 2 महीने बाद ये तैयार हो पाएंगे, या 3 महीने बाद ये तैयार हो पाएंगे। जब तक ये तैयार होंगे तब तक आपका ये मानसून खत्म हो गया, तो फिर प्लांटेशन कब करोगे। तो जनरली हम जो है ना उगाते हैं वो इस हिसाब से उगाते हैं कि हमें प्लांटेशन के लिए कितनी एज के चाहिए, क्योंकि नर्सरी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी पड़े या सर्दी पड़े हम यहाँ टेम्परेचर और मॉइस्चर को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम उन्हें उसी हिसाब से लगाते हैं कि मान के चलो हमें 6 महीने की सीडलिंग चाहिए। तो हम जैसे खासकर कैजुराना यूकेलिप्टस है, तो कैजुराना और यूकेलिप्टस को जनरली हम 6 महीने की जो सीडलिंग है उसे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें जनवरी के आसपास ग्रो कर देंगे, तो ये जुलाई तक आते आते, जून जुलाई तक आते आते 6 महीने हो चुके होंगे, काफी बड़े हो चुके होते हैं। तो हम इन्हें ट्रांसप्लांटेशन वर्क में यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम इनका ध्यान रख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर केवल याद यही रखना है कि साल को कभी यूज करना है, टीक को कम करना है, और खजुराना और यूकेलिप्टस को कम करना है। जो साल को हम कर रहे हैं जून से पहले, वो एक्चुअली जून के बाद ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं है। इसके हम स्टंप बनाएंगे तो ये लगभग 1 साल रखा जाता है अपना। कौन, टीक। तो टीक जो है यानी कि टीक अपना 1 साल बाद जब मोटा हो जाता है 1 साल का, तब हम उसके बनाते हैं स्टंप। तो टीक में स्टंप प्लांटेशन वर्क किया जाता है, तो वो 1 साल की किया जाता है, इसलिए हम उससे जून के लिए ऑलमोस्ट पहले करते हैं जिससे अगले साल के जून तक ही तैयार हो सके। और वैसे ही केस साल के साथ है। नर्सरी स्टॉक का, देखो ये स्टॉक है, इसका सेंस क्या होता है। स्टॉक का मतलब आपके पास कितना मटेरियल है, मीन्स चाहे आपके पास घर में खाने का हो तो आपके किस चीज के कितने, मीन्स कौन कौन से आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी में है, तो ये आपका रहा स्टॉक। तो यहाँ पर अब नर्सरी बोला कि जाए तो नर्सरी का स्टॉक मीन्स क्या है, रेज्ड नर्सरी स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि अगर आप नर्सरी में जाते हो तो नर्सरी में आपको ऐसा जो प्लांटिंग मटेरियल है वो ऐसा कौन कौन सा मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा और कितना कितना मिलेगा, तो ये आपका स्टॉक का कैटेगरी रही। तो इसको अगर समझना है इससे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आया, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि नर्सरी में क्या क्या आपको मिल सकता है। तो यूजुअली नर्सरी हम उगाते किससे हैं, तो पहला तो अपना सीधी सी बात है, अपने पास बीज होते हैं। सीड को क्या करते हैं अपन, सीड को सीधा कोई अपना सीडलिंग बेड है उसमें लगा दिया। अब सीडलिंग बेड से जब ये पेड़ छोटे छोटे जो है वो थोड़े उगेंगे, फिर इसके बाद बड़े होंगे, तो आपके पास यहाँ दो मुद्दे बचते हैं। एक तो अपना सीधा देहाती जो अपना तरीका है वो क्या है कि यहाँ पर लोग जैसे बोला कि मौसम आ गया, यहाँ से सीधे के सीधे पेड़ उखाड़ दिए। तो जो अपन सीधे पेड़ उखाड़ दिए उनके जड़ों के साथ टूटी मोटी जड़ें हैं, लेकिन वो सीधे लेके आए और सीधे ऐसे जा करके कहीं फार्म में लगा दिए, तो इन्हें हम बोलते हैं नेकेड नेकेड रूट प्लांटेशन। प्लांटेशन, ये जो नेकेड रूट प्लांटेशन है इसमें क्या होता है कि पेड़ की सीधी जड़ों से उखाड़ लिया और सीधे जा करके कर दिया।
तो ये इसमें दिक्कत ये होती है कि जब हम इस टाइप से पेड़ उखाड़ते हैं तो जनरली जब उखाड़ते हैं तो इसकी जो जड़ें हैं, उनकी जो रूट्स हेयर है, जो बाल होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। और ये डैमेज उनके लिए, क्योंकि जो कुछ वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो रूट हेयर्स ही करते हैं। और यही जो डैमेज हो गए तो हर प्लांट इतने बड़े डैमेज को, लॉस को सहन नहीं कर पाता है। तो यूजुअली हम ये जो नेकेड रूट प्लांटेशन है वो करते हैं हम बबूल के केस में। किसमें? बबूल के केस में, अकेसिया निलोटका के केस में, क्योंकि वो इतना हार्ड है, वो इतने जो स्ट्रेस है उसे झेल लेता है, अदर स्पीसीज बहुत सारी ज्यादातर नहीं झेल पाती है। एक दूसरा प्लांटेशन का भी बोल सकते हो हम, इसे बोलते हैं बॉल ऑफ अर्थ। ठीक है ना? बॉल ऑफ अर्थ मतलब एक मिट्टी की बॉल बना ली, जो अपना प्लांट है यहाँ से उसको बना दी। तो अगर आप कहीं नर्सरी में जाते हो तो आपको एक तो नेकेड रूट का इस टाइप से वो बोल देगा कि ये तो ये सीधी उखड़ी रखी है, इन्हें लेके जा सकते हो आप अपने काम के लिए। या बोल सकता है कि ये जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें पेड़ के साथ थोड़ी थोड़ी यहाँ की मिट्टी भी है, आप उसे लेके चले जाओ। तो यहाँ इस टाइप से अपने को वहाँ दो कैटेगरी वो दे सकता है। कभी कभी वो ये भी बोल सकता है कि देखो भाई, हमने इस नर्सरी में जो लगाया था, अब इन्हें क्योंकि और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए और बेटर ग्रोथ करने के लिए इन्हें स्पेसिंग की ज़रूरत थी, तो हमने इन्हें उठा उठा के ट्रांसप्लांट कर दिया। कहाँ पर? या तो पॉली बैग में ट्रांसप्लांट किया या रूट ट्रेनर में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो इस टाइप से तुम्हें रूट ट्रेनर और पॉली बैग भी मिल सकते हैं। एक और केस होता है कि ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमें सपोज जो सीडलिंग है वो आपको जो बनानी है, वो जैसे अपने टीक के केस में 1 ईयर की चाहिए आपको। तो इसने बोला कि ठीक है, हमने जब स्टार्टिंग में लगाई तो ये लगभग 2 मंथ तक तो इसी बेड में बने रहे। इसके बाद इन्हें यहाँ से उखाड़ उखाड़ करके हमने दूसरे बेडों में लगा दिया। अब इन्हें बेटर स्पेसिंग के साथ लगाया, लंबे लंबे लगा दिए। तो इस टाइप से हमने ट्रांसप्लांट कर दिया एक बेड से दूसरे बेड में। तो यहाँ पर जो पुरानी टर्म याद होगा कि इसे अपने क्या बोल दिया, इसे बोल दिया था अपने सीडलिंग बेड, सीडलिंग बेड। और इसे क्या बोल दिया था? ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांटिंग बेड। तो ये दूसरा वाला बेड है जिसपे उसे पहले वाले से सीडलिंग को उखाड़ करके दूसरे वाले पे लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि अभी हमें इस सीडलिंग को और भी ज्यादा नर्सरी में ही ग्रो करने की जरूरत है। ये नर्सरी में जनरली 1 साल तक रहेगा। इसके बाद हम उसके प्रिपरेशन करते हैं स्टम्प का। ये स्टम्प क्या होता है इसे आप आगे की स्लाइड में देख लेंगे क्या होता है टीक की इसमें। तो ये आपको नर्सरी बेड में क्या क्या मिल सकता है? एक आपको नेकेड रूट प्लांटेशन मिल सकती है, बॉल ऑफ अर्थ के साथ मिल सकती है, स्टंप मिल सकता है, रूट ट्रेनर की सीडलिंग मिल सकती है, या पॉली बैग वाली प्लांटेशन मिल सकती है। ये अपनी सीड के साथ केस है। अब देखो, जब सीड है तो यहाँ पर कोई घुमा, थोड़ा सिर घूम गया तो वो ये भी बोल सकता है कि हम नर्सरी बेड में क्यों लगाएं सीड, हम डायरेक्ट पॉली बैग में क्यों ना लगा दें और रूट ट्रेनर में डायरेक्ट सीड क्यों ना लगा दें। जैसे कि यहाँ पर सीधी की सीधी पॉली बैग में लगा रहे हैं तो अपने ये वाली हो गई, यहाँ पर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं है, सीधी पॉली बैग में ही उगाओ। और यहाँ रूट ट्रेनर में सीधे सीड लगा के रूट ट्रेनर को उगा दिया। तो बोला ऐसा भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो अपने मुद्दा था, मीन्स अपने बेसिक पिलर 5 तो वही रहे जो अपन को वहाँ 5 टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं नर्सरी से। अब ये तो रहा अपने जो उगाया है वो है सीड से। अभी आपको पता है कि अपन कटिंग भी यूज करते हैं वेजिटेटिव वाली पार्ट। तो कटिंग के साथ भी वही है, सीड की जगह कटिंग आ जाएगी। या तो हमने कटिंग ली, उसे नर्सरी बेड में लगाया, और ये बेड से फिर सीधी कटिंग को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। फिर चाहे वो कटिंग को सीधी उखाड़ ली या चाहे उसे बॉल ऑफ अर्थ के साथ कटिंग ले ली, या फिर कटिंग को हम सीधी पॉलीथीन बैग में भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या फिर हम सीधी कटिंग को पॉली बैग में ही उगा देते हैं। तो जैसा भी करना हो, अपने पास प्रोपोगिंग जो मटेरियल है वो या तो सीड होते हैं या फिर अपने पास वेजिटेटिव पार्ट, मतलब कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग वगैरह ये चीजें होती हैं। और यहाँ पर आपको सीड बेड, पॉली बैग और ये सब चीजें चलती रहती है। यूजुअली अपने पास जो ट्रेडिशनल तरीका है या जो बड़े लेवल पे किया जाता है, वो अपने पास ये अपने बेड ही बनाते हैं, जैसे नर्सरी बेड बोलते हैं। इसके बाद ही किसी अगले स्टेप पे जाते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल आलसी लोगों की हर जगह थोक के भाव में, तो बोलते हैं कि कौन इतना करे कि पहले नर्सरी बेड बनाओ, फिर नर्सरी बेड्स के बाद प्लांटेशन है उसे सीडलिंग बैग में हम ट्रांसप्लांट कराएं। एक काम करो, सीधे की सीधे सीडलिंग बैग में ही लगा दो। तो ये चीजें चलती रहती है, तो इसलिए थोड़ा रहता है इसमें। यही पूरी की एक समरी है, इस टाइप से बना रखा है। तो यहाँ पर अपन ने दो टर्म बहुत पढ़े हैं, एक है ट्रांसप्लांटिंग और दूसरा स्टम्प।
पहले आपको ये ट्रांसप्लांटिंग सबका देखो, प्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग में फर्क है। कई बार ये गलती हो जाती है, इस चीज को ध्यान रखें। प्लांटेशन का मतलब है जब आप नर्सरी से कोई पेड़ पौधा लेके आए और उसे डायरेक्ट जहां पर उसे उगाना था उस जमीन पे आपने लगा दिया, मीन्स ग्राउंड में, फॉरेस्ट में अंदर जाके लगा दिया, वो है उसकी प्लांटेशन। फेस्टिवल ऑफ प्लांटेशन, वन महोत्सव, मतलब प्लांटेशन करना। लेकिन अगर आप नर्सरी बेड की एक टाइप के बेड से उसे उखाड़ करके आप नर्सरी के ही किसी दूसरे बेड में लगा रहे हो, दूसरे बेड पे लगा दो या पॉली बैग में लगा रहे हो, कहीं भी लगा रहे हो, लेकिन दूसरी जगह लगा रहे हो, वो भी नर्सरी के अंदर है। और लगाने के पीछे आपका पर्पज क्या है कि इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाए। दूसरा, जो नई मिट्टी होगी उसमें ज्यादा अच्छा FYM होगा, न्यूट्रिएंट ज्यादा अच्छा होगा, जिससे नई प्लांट है अब उसे एक बिल्कुल नया एनवायरनमेंट मिलेगा तो ज्यादा बूस्ट अप करेगा, ज्यादा अच्छा बेटर ग्रोथ करेगा, नया एनवायरनमेंट वगैरह मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो लगा रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। तो आप इस बात में कंफ्यूज नहीं हो कि ट्रांसप्लांटिंग क्या है और प्लांटेशन क्या है, तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला था कि एक तो शब्द है ये ट्रांसप्लांटिंग, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरा अपना शब्द आएगा और वो आएगा अपना स्टम्प, रूट स्टम्प। तो ट्रांसप्लांटिंग का ये सीधी सी बात है कि पौधशाला में अच्छी वृद्धि के लिए पौधों को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में स्थानांतरित करने को क्या बोलते हैं, तो वो अपनी है ट्रांसप्लांटिंग। और वो जो पहली क्यारी है उसको क्या बोल देंगे अपन, सीडलिंग बेड। और दूसरी क्यारी को क्या बोल देंगे जिसमें ट्रांसप्लांटिंग की, इसे बोल देंगे अपन ट्रांसप्लांटिंग बेड। अब दूसरा जो मैंने बोला था इश्यू था अपना, वो था स्टंप की। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये स्टंप होता क्या है, ये शब्द जो स्टंप है वो क्या होता है। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ की कुछ ऊपर की ब्रांचें गई होंगी, पत्तियां होंगी, खासकर ये टीक की किस्म है। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे इसका मान के चलो रूट वाला पार्ट यहाँ से नीचे रूट है और यहाँ से ऊपर स्टेम वाला पार्ट है, तो लगभग 2-3 सेंटीमीटर वाला पार्ट है वो अपन स्टेम का ले लेते हैं और नीचे लगभग 20-22 सेंटीमीटर का रूट वाला पार्ट ले लेते हैं और ऊपर का पार्ट को रिमूव करते हैं, नीचे की जड़ों को रिमूव कर दिया। तो इस टाइप का जो अपना बीच वाला पार्ट बना है इसको बोलते हैं अपन स्टम्प। ये क्रिकेट वाला स्टंप नहीं है, बस वैसे ही कुछ दिखने में वैसे ही है। तो अब आपके साथ स्टंप से रिलेटेड दर क्वेश्चन आएंगे। पहली बात तो ये आता है कि ये जो स्टंप वाला जो काम करते हैं अपन, ये किस में करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्लांटेशन वर्क स्टंप का किया जाता है वो टीक और शिशु में किया जाता है। सबसे ज्यादा जब भी आप पे स्टंपिंग पूछा जाएगा 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास ऑप्शन में टीक दिया गया होगा, टिक ऑब्जेक्ट में आपको मिल ही जाएगा। अगर टिक नहीं मिला तो साल तो पीछे मिलता ही मिलता है। टिक साल के बाद अब दूसरा मुद्दा आता है कि आप एक स्टंप जो है वो किस टाइप के पेड़ को बनाओगे, कब बनाओगे। तो जनरली जैसे मैंने बोला कि टिक का जो है वो 1 साल के पेड़ का बनाते हैं, क्योंकि 1 साल के पेड़ तक होते होते इसको बोलते हैं, ये जो कंडीशन है रूट शूट का जो ज्वाइंट पार्ट है इसको बोलते हैं अपन कॉलर रीजन। कॉलर मतलब गर्दन रीजन। गर्दन का डायमीटर, कॉलर डायमीटर जो है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर इससे नीचे या उससे ऊपर का है तो ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि ऊपर ऊपर है यानी कि 2 सेंटीमीटर से ऊपर है, इसका मतलब है सीडलिंग पुरानी हो चुकी है। तो उसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो मीन्स उससे जो पत्तियां निकलने का जो स्पीड है वो कम हो जाती है, वो उसके चांसेस कम है, मतलब फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर उससे कम है तो उसे हम बोल सकते हैं कि उसके पास ज्यादा फूड स्टोर मटेरियल नहीं है। तो रूट कॉलर के लिए जो हम मीन्स स्टम्पिंग के लिए जो हम प्लांट सिलेक्ट करते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसका जो डायमीटर है वो अपने अंगूठे के बराबर हो, मतलब 1.5 से 2 सेंटीमीटर के डायमीटर का हो। दूसरा, इसकी जो लेंथ है इस पर क्वेश्चन आएंगे कि यूजुअली जो अपना स्टम्प है वो लगभग होता है 25 सेंटीमीटर का। 25 कैसे, यानी कि जैसे अपने ऊपर का स्टेम का ले लिया 3 सेंटीमीटर और जड़ों को ये कितने का ले लिया 20 से 22 का, तो अगर 22 पकड़ो इसके और 3 इसके तो अपना कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक मुद्दा है, देखो ऐसी एरिया जो ड्राउट वाले एरिया है वहां पर अपन को ज्यादा जरूरत है, मतलब ज्यादा लंबी जड़ की जरूरत है। तो राजस्थान वाले अगर ये स्टम्प को करेंगे तो वो 25 की जगह 30 सेंटीमीटर की कर देंगे, हो सकता है वो 32 की कर दे, कोई टाटा कंपनी का रूल तो है नहीं। तो वो 25 से 30 के बीच की स्टम्प ले लेते हैं। लेकिन अगर कहीं मॉइस्ट लोकेलिटी वाले हैं
तो वो उन्हें इतनी बड़ी रूट की जरूरत है नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ी रूट होगी तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। तो फिर वहां पर वो उसे कम कर देंगे। तो ये जो 25 है तो वो उसे 15 या 20 पे ले आएंगे। तो इस टाइप से समझ लो कि स्टैंडर्ड साइज है 25, ये 5 ये बढ़ा देंगे 30 और ये 5 कर देंगे 20। तो इस टाइप से 20 से 30 के बीच में स्टंप का एक स्टैंडर्ड घूमता रहता है। अब देख लेते हैं कंटेनर्स। इन पे काफी क्वेश्चन आते रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो आता है वो अपने ब्रिक्स कंटेनर से रिलेटेड आता है। तो पहला तो इशू ये है कि जैसे अपनी जो नर्सरी है उसमें अपने जो सीडलिंग बेड है, जैसे अपना जो सीड बेड था, इसमें अपने यहाँ पर जो प्लांटेशन थी उसको ग्रो कर दिया। मीन्स जो सीड्स थे वो इनिशियल स्टेज में ग्रो कर गए। अब ग्रो करने के बाद आपके साथ इशू ये होता है कि इसे यहाँ से जो अपना प्लांटेशन एरिया है, जो यूजुअली ये जो प्लांटेशन एरिया है, जो अपना फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर ये प्लांटेशन वर्क जो चल रहा है, उसके बीच की जो अपनी डिस्टेंस है वो अराउंड कितना होगी। सपोज 10 ईयर है, 10 से 20 किलोमीटर है। तो ये जो 10 से 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन जो करना है प्लांटेशन का, ये कोई इजी टास्क नहीं है। इसके साथ कई बार क्या होता है कि यहाँ से जो नर्सरी है, क्योंकि नर्सरी का वर्क डिपार्टमेंट का एक अलग पार्ट कर रहा होगा या अलग विंग कर रही होती है जो नर्सरी से रिलेटेड है, और जो प्लांटेशन वर्क है वो अलग विंग कर रही होती है। तो मीन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तो अलग अलग विंग्स हैं, वो एक नर्सरी राइज करने का काम कर रही है और जो दूसरा है फॉरेस्ट प्लांटेशन का। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जो फॉरेस्ट प्लांटेशन का वर्क कर रहे हैं, इन्होंने वर्क से पहले 8-10 दिन पहले ही आपसे सीडलिंग खरीद ली है, वहां से ट्रांसपोर्ट कर लिया। तो ये जो सीडलिंग है ये डेथ ना कर जाए, तो इसके लिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप जो अपना जो पुराना तरीका है जो सीधा सा वाला है, कि कौन सा वाला, नेकेड रूट प्लांटिंग के, जैसे आपने सीधा पेड़ को जड़ों से सीधा उखाड़ लिया, या फिर आपने इसके साथ जो अर्थ बॉल लगा दी थी, मीन्स मिट्टी को साथ में लेके चले, तो ये वाली चीज ज्यादा काम नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो कंटेनर्स हैं उनको लेके चलना होता है। तो ये कंटेनर्स में जैसे एक तो सिंपल तरीका है, जैसे हम जो थोड़ा रूरल एरिया है जहाँ अदर चीज अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो वहां पर एक सिंपल सा तरीका होता है दोना वाला, जहाँ पर पत्तियां जो होती हैं, लीव्स है और जो अपनी ट्विग्स है, ब्रांचेज हैं, उनका एक दोना बना लेते हैं और दोने में ये प्लांटेशन को हम रख देते हैं। ये जनरली दोने में ही ग्रो कर देते हैं। फिर इसके बाद जैसे दोनों के साथ जैसे बम्बू की जो बास्केट होती है या बम्बू की ट्यूब होती है, ट्यूब में क्या होता है कि जो बम्बू होता है, जैसे ये बम्बू ले लिया और इसी में नीचे से एक साइड से वो ब्लॉक हो रखा है और इसी में हमने ये प्लांटेशन को ग्रो कर लिया था। तो इस टाइप के जो है उन्हें बोल दिया बम्बू ट्यूब्स। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं वो है अपनी पॉली बैग्स। ये जो पॉली बैग्स हैं सबसे ज्यादा तो यही होते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो बहुत सस्ता होती है। एक पॉली बैग का प्राइस क्या पड़ेगा, आप एवरेज 15 से 20 पैसे, 25 पैसे मान लो, इससे ज्यादा का इसका प्राइस नहीं होता है। तो एक तो ये बहुत चीप पड़ती है। दूसरा क्या है, ये इसे मीन्स इजिली फटती भी नहीं है, एक ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी है। यहाँ पर जब ये पॉली बैग के बारे में बात की है तो इसके साथ एक इशू ये है कि आपने देखा होगा ये हमेशा ब्लैक कलर में मिलती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये ब्लैक क्यों है। ब्लैक इसलिए क्योंकि अगर ब्लैक है तो जो भी रेडिएशन है, चाहे वो आउटसाइड से मिले या अंदर से भी हो, जो ब्लैक कलर है मीन्स वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो सॉइल है उसमें रहने वाले जो एल्गीज हैं, जो मिट्टी के टाइम पे जो एल्गी पहुंच गया होगा, उसको क्या है, लाइट नहीं मिलेगी तो एल्गी जनरली ग्रो नहीं कर पाती है। जो प्लांट को अंदर से जो ऑर्गेनिज्म जो बायोटा है वो इफेक्ट जो करने वाला था वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ये एक रीजन है। और दूसरा प्लास्टिक की पॉजिटिव ये है कि ये डिफरेंट साइज की, इजिली सस्ती भी है, और वो तो यही वजह है कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो बैग यूज किए जाते हैं वो ये पॉली बैग वाले यूज किए जाते हैं। अब पॉली बैग के साथ एक इशू और देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये रूट कंटेनर पे, रूट रनर पे डिस्कस करेंगे। जो राजस्थान वगैरह एरिया है, अगर हमने इनमें से कोई भी मेथड को यूज कर ली, खासकर जो थोड़ी ड्राई वाले लोकेलिटी वाले में है, तो ड्राई लोकेलिटी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने पॉली बैग से कर दी तो उसमें पॉली बैग के साथ जो थोड़ी बहुत मिट्टी गई, मिट्टी की एक फर्टिलिटी, एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा फर्टिलिटी होती नहीं है। तो राजस्थान के जहाँ एरिड जैसी टाइप के कंडीशन है, जहाँ हमने प्लांटेशन कर दी तो वहाँ की मिट्टी में फर्टिलिटी कम है। तो उस केस में क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर सकते हैं हम, कि मिट्टी का एक ब्लॉक बनाएंगे, जैसे ब्रिक्स बोल देते हैं। तो एक मिट्टी का ब्रिक्स बना देते हैं। ब्रिक्स का साइज याद रखो कि नीचे से लगभग 15 बाई 15 का होता है और ऊपर से लगभग 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का होता है। और ये लगभग 20-25 सेंटीमीटर की हाइट की एक ब्रिक्स होती है। इसके टॉप पे एक होल कर देते हैं और प्लांटेशन जो है वो होल में कर देते हैं। तो अब ये जो ब्रिक्स है ये बना किसका होता है, जैसे अपने जो खाद वगैरह है, मिट्टी है, रेत है, इनका मिक्सअप करके एक ब्रिक्स बना दिया और लगा दिया।
अब इससे आसान क्या होता है कि अगर हमने वृक्ष को कहीं रेतीली जमीन जमीन में भी लगा दिया तो जो पेड़ है उसे जो इनिशियल फेज में जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे, जो मिनरल्स वगैरह चाहिए थे, तो इसी वृक्ष से वो ड्राइव करता रहेगा, इसी से मिलते रहेंगे। तो इस टाइप से जो इनिशियल फेज में ही जो उसे जो चीजें नहीं मिल पा रही थी वो वृक्ष से मिल गई, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो प्लांट जो है वो इजिली ग्रो कर जाए, खासकर एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन में। तो जो ब्रिक्स प्लांटेशन है, इस पे याद रखना है, ये राजस्थान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स प्लांटेशन हम सेमी एरिड रीजन में करते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं ये रूट ट्रेनर की। ये जो अपने सबसे ज्यादा आज के टाइम पे यूज किया जाता है पॉली बैग। पॉली बैग के साथ एक इशू है, क्योंकि आजकल हर कोई यूज करता है, क्योंकि सस्ता भी पड़ता है, हर साइज का मिल जाता है इसके साथ। तो कॉमन यूज करोगे पॉलीबैग में तो दिक्कत क्या है कि जैसे आपने प्लांट यहाँ पर लगा दिया तो प्लांट की रूट्स ग्रो करेंगी। अब एक लिमिट के बाद, क्योंकि ये पॉलीबैग जो है वो एक लेयर बना देती है, तो रूट्स जो है वो नीचे नहीं बढ़ पाती है। इसका रिजल्ट है कि रूट्स फोल्ड होकर के ऊपर जाएंगी। जैसे ये पॉलीबैग ले लिया तो ये जो रूट्स थी वो वापस फोल्ड होकर के ऊपर आ जाएंगी। तो इससे ये पॉलीबैग वालों के साथ एक बहुत बड़ा इशू ये आ जाता है कि यहाँ रूट की क्या हो जाती है, रूट की हो जाती है यहाँ कॉइलिंग। और ये जो कॉइलिंग है ये एक बहुत बड़ा इशू है। किस बात में इशू है, इसके पीछे दो बहुत बड़े इशू है। कोई भी प्लांट, आज आप जो भी पेड़ देखते हो वो अगर स्ट्रॉन्ग विंड या साइक्लोन जैसी कंडीशन में अगर खड़ा रह सकता है, अपने बड़े साइज के बाद भी वो जमीन पर टिका रह सकता है, उसके लिए जरूरी होती है कि उसकी जो मेन जड़ है, जिसे हम टैप रूट बोलते हैं, वो मेन जड़ हो। लेकिन ये जिस टाइप से हम पॉलीथीन वगैरह में हम उगाते हैं, इसमें क्या है कि मेन जड़ भी है वो भी फोल्ड होकर के इस टाइप से ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर जब जड़ें कॉइल्ड कॉइल्ड हों तो ये अगर हमने कहीं जमीन में प्लांटेशन भी लगा दी तो इसकी जो जड़ है वो यहीं पे सब की सब ऊपर ही सरफेस में ग्रो करती है। कोई टैप रूट मीन्स डीप रूट, इस टाइप की वो सिस्टम जो होता है मेन पेड़ का, जो टैप रूट होती है वो नहीं बना पाती। इससे अपने पेड़ हो जाते हैं कमजोर। तो ये जो पॉली बैग है या इस टाइप के जो कंटेनर है, इनके साथ एक बहुत बड़ा इशू था, वो था इनकी रूट कॉइलिंग, क्योंकि रूट कॉइल्ड हो जाती है। तो इससे बचने के लिए एक नया तरीका निकाला गया। मतलब दो तरीके हैं। पहला तो तरीका सिंपल सा तरीका है कि जब मतलब सामने वाला कंजूस है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता है या डिपार्टमेंट के पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा कि जो रूट है उसे बढ़ने देगा, थोड़ा हवा में उठा देगा उसे, और जैसे ये रूट है उसको रूट को प्रून कर देगा। तो प्रून करने से क्या होगा, इसे हम बोलते हैं रूट प्रूनिंग, या रूट रूट को बोलते हैं एयर प्रूनिंग भी बोल देते हैं इसे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट एक्स्ट्रा में निकल रही थी तो उसे आपने कट कर दिया। तो इससे ये होगा कि जो इसकी जो मेन रूट है वो भले ही छोटी हो गई, लेकिन वो सीधी की सीधी रही। तो जब भी आप इसे प्लांट कर दोगे तो इससे जो सेकेंडरी टर्सरी ब्रांचेस निकलेंगी वो इधर ही निकल जाएंगी। तो इससे एक टाइप से मेन रूट सिस्टम ना सही लेकिन अल्टरनेटिव सही, लेकिन कुछ तो रहेगा जो थोड़ा नीचे गहराई तक जाएगा, तो प्लांट को मजबूती मिली रहती है। तो ये एक रूट इसका रहा। अब दूसरा अल्टरनेटिव इन्होंने क्या लिया, ये है दूसरा अल्टरनेटिव है ये रूट ट्रेनर। रूट ट्रेनर मतलब जो रूट को ट्रेंड करे। इसको आप रूट ट्रेनर को देखोगे, ये नीचे से जो है वो खुला रहता है, होल रहता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी अपने प्लांटेशन लगा दी उसे यहाँ रख दिया और रूट ट्रेनर को थोड़ा किसी फ्रेम पर हवा में लटका देते हैं। जब कोई पेड़ जो है, रूट्स जो है, जब प्लांट उसे ग्रो करता है तो रूट्स सीधा नीचे की तरफ बढ़ती हैं। इसमें रूट ट्रेनर की जो सरफेस है इसके साथ में आपने देखा होगा इस टाइप की कोरुगेटेड होती है, मतलब लाइन्स ही होती हैं। ये लाइन की वजह से क्या होती है कि जो जड़ें हैं वो दाएं बाएं इधर उधर नहीं हो पाती, वो सीधी की सीधी नीचे की तरफ जाती है। तो इस टाइप से रूट कॉइलिंग का इशू यहाँ सॉल्व हो जाती है इसमें रूट ट्रेनर में। अब क्योंकि सबके सब रूट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो छेद है उससे बाहर आ जाएंगे। तो रूट रनर को हमने लगा रखा है हवा में। अब हवा में टंगा हुआ तो जैसे ही ये रूट्स हवा के कांटेक्ट में आएंगी तो हवा के कांटेक्ट में आते ही ये रूट क्या हो जाएंगी, ड्राई, सूख जाएंगी और जल जाएंगी। तो इसे हम बोलते हैं एयर प्रूनिंग, मीन्स रूट्स की एयर प्रूनिंग। तो इस टाइप से रूट ट्रेनर भी एक टाइप से हमारे जो एक इशू था रूट कॉइलिंग को, तो उसका सॉल्व करने के लिए एक तो रूट ट्रेनर है जो नेचुरल एयर प्रूनिंग कर देता है, या फिर हम हाथ से प्रूनिंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं रूट प्रूनिंग। तो ये रूट ट्रेनर का एक इशू हो गया। अब इससे एक रिलेटेड जो क्वेश्चन था कि जैसे नर्सरी ऑपरेशन इज इन कंडीशन ऑफ नर्सरी स्टॉक बाय लूजिंग द कांटेक्ट बिटवीन सॉइल एंड रूट। कहने का मतलब ये प्रूनिंग का था, तो यहाँ पर एक तो लेटरल प्रूनिंग साइड वाली ब्रांच का करना है,
अंडर कटिंग और रेंचिंग। तो यहाँ पर ये या तो बॉक्स प्रूनिंग आंसर लगा सकते हो आप, और या फिर एयर प्रूनिंग हो तो उसे लगा सकते हो। ओके, क्योंकि लेटरल का मतलब होता है साइड का कटिंग, तो यहाँ पर इसका तो नहीं होता, लेकिन स्टेम जो ट्री जो होता है उसकी साइड की ब्रांचें कटती है, तो इसलिए लेटरल प्रूनिंग स्टेम वगैरह के लिए आ जाती है। अब लास्ट जो पार्ट है अपना नर्सरी का, वो है इसके प्रोटेक्शन मेजर्स। क्योंकि जब भी आपने नर्सरी लगाया इसके साथ बहुत सारे इशू है। इशू क्या है? जैसे आपने सीड के पहला तो अपना इशू यही था कि जो आपने नर्सरी प्रिपेयर किया था उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े होंगे, इंसेक्ट फंजाई होंगे, उनके साथ इशू है। दूसरा, आपने सीड लगा दी, अगर सीड को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो सीड जैसे ही छेड़ आपने फेंक दिया नर्सरी बेड में या लगा दिए, तो जो रोडेंट्स हैं जैसे कि चूहे हैं, गिलहरियां हैं, तो ये अपने सीड्स हैं उन्हें उखाड़ उखाड़ के लेके चली जाती हैं। तो ये रोडेंट्स बहुत बड़ा चैलेंज है नर्सरीज के लिए। तो ये जो है इनको अपन को प्रोटेक्ट करना होता है। दूसरा, जो नर्सरी है उसको चारों तरफ से एक बाड़ लगा देते हैं, जिससे जो वाइल्ड एनिमल है, क्योंकि फॉरेस्ट में अपनी, तो वाइल्ड एनिमल उसको डैमेज ना करें। अब इसमें जो सबसे जो दो बड़े इशू है वो है सॉइल के साथ। क्योंकि ये जो ऊपर वाले हैं इन्हें तो कंट्रोल किया जा सकता है कुछ प्रिकॉशन मेजर लेके, लेकिन सॉइल के अंदर जो फंजाई है, जो बैक्टीरिया मीन्स फंजाई और बैक्टीरिया, जो नेमाटोड कीड़े होते हैं, नेमाटोड उस टाइप के जो हैं, जो सॉइल को अंदर से ही आपकी जो सीडलिंग है उसे अंदर से ही खा जाए, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो उनके कंट्रोल के हम जनरली दो तरीके यूज करते हैं। एक तरीका है अपना सॉइल फ्यूमिगेशन का, और दूसरा है सॉइल सोलराइजेशन। यहाँ पर सोलर लगा है, तो पहले एक एक करके दोनों को समझते हैं। सॉइल सोलराइजेशन में क्या करते हैं कि जैसे अपना जो मिट्टी है, मिट्टी को थोड़ा अपने ऊपर से खुरदुरा कर दिया, मतलब ऊपर से उसे उलट पलट दिया। इसके बाद अपने उससे सपोज जो पानी आनी मॉइस्चर वगैरह देना था दे दिया, उसके पीछे पर्पज ये है कि वो पानी की बाद में भाप बने। अब एक बार ये पानी डालने के बाद इस पूरी मिट्टी पे एक पन्नी चढ़ा दी। ये जो पन्नी होगी ये ट्रांसपेरेंट पन्नी होगी। अब पन्नी चढ़ा दी, और इसके बाद आपने चारों तरफ से पन्नी को दबाने के बाद यहाँ पर धूप में छोड़ दी। तो ये क्या बनेगी, धूप में पानी है वो मतलब गर्म हो जाएगा, भाप बनेगा। भाप बन के ऊपर को उड़ेगा, लेकिन पन्नी की वजह से उड़ नहीं पाएगा, तो ये अंदर ही अंदर ऐसा हो जाएगा जैसे ग्रीन हाउस में तुम्हें किसी चैम्बर में रख के सोलर कुकर जैसा काम हो जाता है इसका। तो इस टाइप से वहाँ इतनी ज्यादा सॉइल गर्म हो जाती है कि जो छोटे मोटे कीड़े हैं, फंजाई वगैरह हैं, ये जल भुन जाते हैं उसी में। तो इसे बोलते हैं हम सॉइल सोलराइजेशन, क्योंकि सोलर को यूज करते हैं, सन को यूज करते हैं। दूसरा मुद्दा होता है ऐसी जगह जहाँ फंजाई बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, फंजाई जैसे डंपिंग ऑफ की ज्यादा समस्या है, तो वहां पर क्या करते हैं कि इसी टाइप के हम एक पन्नी लगा देते हैं, लेकिन सेम काम रहेगा, लेकिन एक ही काम करेंगे कि फंजाई है उसको मारने के लिए हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो है सल्फर वाले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सल्फर का धुआं लेंगे, मतलब ऐसी जैसे पन्नी लगा दी, यहाँ कोई एक मशीन लगाएंगे, मशीन से एक पाइप के थ्रू एक सल्फर का लेके आएंगे धुआं, और वो धुआं इसमें छोड़ देंगे। दर तरीके से धुआं भर के इस पन्नी के अंदर इसे हम दबा देंगे। तो अब क्या होगा कि जो धुआं है इसमें भरा 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 धीरे धीरे जमीन में अंदर तक पहुंच जाएगा। तो फिर जो फंजाई होगी उसकी जो आउटर कवर है, मतलब फंजाई की जो बॉडी है, वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके घुल जाएगी, उस टाइप से जो फंजाई है वो अपनी खत्म हो जाएगी। तो इस टाइप से फंजाई और नेमेटोड को हम ये सॉइल फ्यूमिगेशन, फ्यूम मतलब धुआं होता है, तो सॉइल फ्यूमिगेशन और सॉइल सोलराइजेशन के थ्रू इन टाइप की जो डिजीज इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि कौन सी है जो नर्सरी रिलेटेड डिजीज है। इनमें जनरली जो क्वेश्चन आता है वो अपना डंपिंग ऑफ पे है, डंपिंग ऑफ से आएगा रिलेटेड। वैसे ना अदर चीजों में पढ़ेंगे हम, जो पैथोलॉजी है, फॉरेस्ट पैथोलॉजी पूरा टॉपिक ही इसी पे है, लेकिन यहाँ जस्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जिससे थोड़ा आगे आसानी चली जाए। एक तो जैसे विल्टिंग है, विल्टिंग का मतलब क्या है, पानी का मतलब पेड़ को पानी का मिला तो सूख गया। वो पैथोलॉजिकल भी हो सकती है या फिर फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब जैसे किसी कीड़े मकोड़े ने खट लिया तो वो उसमें सूख जाता है पेड़। दूसरा, टर्माइट वगैरह का अटैक है। और मेन मुद्दा है अपना डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ होता क्या है इसे देखना है। यूजली क्या होता है कि जैसे ये पेड़ है, सीडलिंग है, तो कुछ फंजाई होती है, जिसमें तीन फंजाई को याद रखना है। एक है राइजोक्टोनिया, दूसरा फाइटोप्थोरा, और तीसरा है फ्यूजेरियम। ये तीनों जो है इनके नाम याद रहना चाहिए। ये समझ लो आपके एक क्वेश्चन जो है वो आपका हर एग्जाम में इन तीनों से आ ही जाता है। एक एग्जाम कंफर्म, एक क्वेश्चन कंफर्म है डंपिंग ऑफ पे।
ये तीनों ही तीनों फंजाई, पाइथियम भी है चौथा, लेकिन 3 कम से कम याद होना चाहिए। ये फंजाई जनरली क्या करता है कि जैसे ये प्लांटेज का ये जो जॉइंट पार्ट है, जो एयर और सॉइल के बीच का जो जॉइंट पार्ट है, यहाँ पर प्लांट को खा जाता है। तो यहाँ पर प्लांट खाने से क्या, प्लांट कमजोर हो गया और वो सूख के गिर गया। हमें ये लगता है कि प्लांट मुरझा गया है क्योंकि यहाँ जड़ों में मतलब मिट्टी में पानी कम है। तो एक टाइप से स्टार्टिंग में ये विल्टिंग के सिम्टम्स शो कर देता है। हमें लगता है कि प्लांट सूख गया है, यानी कि पानी कम है, तो हम पानी और छोड़ देते हैं उसमें, लेकिन एक्चुअल में ये फंजाई के अटैक की वजह से है। तो आपको ये तीनों फंजाई हैं, राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा और फ्यूजेरियम, ये तीनों फंजाई याद होना चाहिए जो डंपिंग ऑफ क्रिएट करते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देख करके यहाँ पर अपना जो है बेसिकली खत्म हो जाता है अपना ये टॉपिक नर्सरी वाला। यहाँ पर जैसे है किलिंग ऑफ यंग सीडलिंग बाय सर्टेन फंजाई इज कॉल्ड, उससे क्या बोलेंगे तो डंपिंग ऑफ हो जाता है। दूसरा है कॉमन नर्सरी डिजीज, तो देखो विल्टिंग, विल्टिंग कॉमन है। लीफ कर्लिंग मतलब पत्तियों का झुक जाना, पत्तियां जो हैं वो उन पर थोड़ा बहुत भी इफेक्ट हुआ तो ये पत्तियां हैं, जैसे सीधी पत्ती है तो वो क्या हो जाती है, ऐसी कॉइल सी हो जाती है। तो लीफ कर्लिंग है, बेल्टिंग है, और तीसरा डंपिंग ऑफ है। तो यूजुअली जब ये तीनों ही दे रखे हैं तो अपना आंसर ऑल जाता है, और अगर यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा दे रखा है तो डंपिंग ऑफ अपना सीधा कॉमन सा आंसर है। इसके बाद अपना एक लास्ट बचता है नर्सरी कैलेंडर, और इसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो गया। देखो नर्सरी कैलेंडर होता क्या है, वही सीधी सी बात होती है कि आज आप वहां पर रेंजर हो, कल आपके पास आपका ट्रांसफर हो गया है, डेथ हो जाती है तो कोई दूसरा आ जाएगा, फिर कोई तीसरा आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये तो ट्रांसफर वाला है, इधर उधर पोस्टिंग है, प्रमोशन है, ये तो चलता रहता है। तो जिस जो नर्सरी का जो सीजनली करना है, कब हमें नर्सरी में वीडिंग करनी है, कब क्लीनिंग करनी है, कब सीड कलेक्ट करना है, कब नर्सरी बेड प्रिपेयर करना है, या कटिंग बडिंग किस टाइप से करनी है, तो ये सिस्टम कब क्या करना है, ये कैसे काम करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक पूरा का पूरा एक पूरा साल भर का एक कैलेंडर बना दिया जाता है, मतलब नर्सरी की जो एक्टिविटीज है उनके साल भर का एक खाका। म्हणजे माती। रोपवाटिकेमध्ये वापरण्यात येणारी माती सर्वप्रथम मोकळी करावी। मातीचे ढेकळे फोडून त्यातला कचरा काढून मातीला चांगले चाळून घ्यावे। त्याचबरोबर आवश्यक प्रमाणात वाळू व शेणखत चाळणी करून घ्यावे। शक्यतः सेंद्रिय खत वापरावे। ह्या मातीचे 2 भाग, त्यामध्ये एक भाग चाळलेली बारीक रेती आणि अजून एक भाग चाळलेले खत याचे चांगले मिश्रण करावे। ही अशी योग्य प्रमाणात खत मिश्रित माती रोपवाटिकेकरता वापरावी। रोपवाटिकेसाठी 2 तऱ्हाच्या पिशव्या वापरल्या जातात। एक थोडी मोठी असते 12 बाय 6 इंचाची व दुसरी छोटी 6 बाय 3.5 इंचाची। ह्या पिशव्या छिद्र करणे गरजेचे आहे, नाहीतर जास्तीचे पाणी वाहायला वाव मिळणार नाही व ते रोपट्यांच्या मुळाकरता हानिकारक ठरेल। मोठ्या पिशवीला 4 छिद्र दोन्हीही बाजूला व छोट्या पिशवीला 2 छिद्र हे सुद्धा दोन्हीही बाजूला करावेत। दोन्हीही पिशव्यांना वरच्या बाजूने 1 इंच आत दुमडावे। असे केल्यास पिशव्या सहजासहजी फाटणार नाहीत। तयार केलेली माती छोट्या पिशवीमध्ये पूर्णतः भरावी। भरताना तिला अधूनमधून हलके हलके असे झटके द्यावेत। झटके दिल्याने माती पिशवीत नीट बसते, पण मातीला जोरात पिशवीत दाबू नये। मोठी पिशवी भरताना देखील असेच हलके हलके झटके देऊन भरावे, पण अर्धेच भरावे, पूर्ण नाही। ह्या पिशव्या आपल्याला नीट रांगेत लावायच्या आहेत। त्याकरिता रोपवाटिकेतील बेड लावण्याची नियोजित जागा साफ करून घ्यावी। इथे 4 फूट बाय 40 फूट वर्गक्षेत्र सुतळीने असे रेखांकित करावे। ह्या क्षेत्रात मग छोट्या पिशव्या एकसरशी ठेवाव्यात। असा हा आपला बेड बी पेरणी करता तयार झाला। रोपवाटिकेसाठी आपल्याला माहिती असलेल्या क्षेत्रातून बियाणे घ्यावीत। ह्या क्षेत्रातल्या चांगल्या गुणवत्तेच्या वृक्षांपासून गोळा केलेली बियाणे संकलित करून रोपवाटिकेत रोपणी करता वापरावीत। संकलित बियाणांना पाण्यात तपासून पाहावे। ज्या बिया पाण्यात जास्ती करून तरंगत आहेत त्या खराब, ते वापरू नयेत। ज्या बिया मोठ्या टवटवीत दिसत आहेत व मुख्यतः पाण्यात पूर्णपणे बुडून तळाशी जमत आहेत त्याच बिया वापराव्यात। ज्या बिया पेरणी करता वापरायच्या आहेत त्यांना एका बादलीत पाण्यात टाकावे। हलक्या तरंगणाऱ्या बिया बाजूला फेकून द्याव्यात।
पाण्यात बुडलेल्या तळाशी जमलेल्या बियाच वापराव्यात. रोपवाटिकेत बियांची उगवण चांगली व्हावी म्हणून शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे जरुरी आहे. उदाहरणार्थ, सीड कोट म्हणजेच बीज कवच याला नरम करण्यासाठी गरम पाण्यात भिजवणे किंवा थंड पाण्यात भिजवणे इत्यादी. बीच्या आकाराचे भोक पॉलिबॅग्सच्या मधोमध करावे, फार खोल नाही. ह्या भोकांमध्ये हळुवारपणे बियाणं खोचावीत, मातीने झाकावीत, जास्त दाबू नये. बी जर का मोठी असेल तर तिच्या आकारानुसार भोकही मोठे करावे. बेडमधल्या प्रत्येक पिशवीत बी पेरून झाली की बेडला झराने एक सलग पाणी द्यावे. प्रत्येक बेडसमोर त्या बेडची माहितीपूर्वक एक बोर्ड लावावा, बेड नंबर व प्रजातीचे नाव दर्शवणारा. उचित सूर्यप्रकाश आणि वेळोवेळी पाणी मिळाल्यास बियांना अंकुर फुटतील आणि रोपटी हळूहळू वाढू लागतील. कधीकधी या रोपट्यांची मुळं पिशवी फोडून जमिनीतही रुजलेली आढळतील. जमिनीत रुजलेली मुळं दिसल्यास त्यांना खेचून नव्हे तर कटरनी साफ काढले पाहिजे. मुळे जमिनीत रुजली नाही पाहिजेत. हे टाळण्याकरता पिशव्या ठेवण्यापूर्वी पॉलिथिन शीट अंथरणे जरुरीचे आहे. पॉलिथिन शीट अंथरून रोपांना जेव्हा आपण परत ठेवत असतो तेव्हा त्यामध्ये आता अंतर ठेवणे गरजेचे आहे, कारण वाढत्या रोपांची एकमेकांची सूर्यप्रकाशासाठी व अन्नपुरवठ्यासाठी स्पर्धा वाढते. रोपांमधले आता कमीत कमी 3 इंच असे अंतर असले पाहिजे. या पिशव्यांच्या वाफ्यांना नियमित झराने पाणी द्यावे. वाढत्या रोपाला 6 बाय 3.5 इंचाची पिशवी छोटी पडायला लागेल. त्या रोपाला आता मोठ्या पिशवीत म्हणजे 12 बाय 6च्या पिशवीत नेले पाहिजे. छोटी पिशवी अलगद उचलावी. पिशवीला बाजूने आणि खालून टी शेपमध्ये कापावे. रोपट्याला धक्का न देता हे रोप काळजीपूर्वक मोठ्या पिशवीत भरावे. मोठ्या पिशवीत अर्धीच माती भरलेली होती, त्यामुळे रोप ठेवण्यासाठी जागा आहे. बाजूनी जास्तीची माती अलगद भरावी आणि बेडमध्ये कमीत कमी 3 इंच अंतर देऊन ठेवावी. हे रोपटे आता जलद गतीने वाढू लागेल. काही प्रजातींचे देठ वाढताना आधाराची गरज असते. अशा देठांना काठीने बांधावे, हे असे, म्हणजे ते वाकडे तिकडे नाही तर सरळ वाढतील. ह्या रोपट्यांना तयार केले पाहिजे जंगलात स्वतंत्रपणे नैसर्गिकरित्या वाढण्यासाठी. त्यांचा पाणी पुरवठा सुद्धा योग्यरित्या कमी केला पाहिजे, म्हणजे त्या रोपट्यांची सहिष्णुता वाढेल. यात कदाचित जर पाणी जास्त झाले तर ते पिशवीत तुंबून राहील. हे तुंबणे चांगले नव्हे. त्याने पिशव्यात असे शेवाळे साचते व रोपांच्या चांगल्या वाढीकरता ते हानिकारक ठरते. पिशवीत पाणी साचलेलं असेल तर दाभण घेऊन असे भोग पाडावे आणि जास्तीचे पाणी वाहू द्यावे. रोप वाढताना त्यांची निगराणी करणे जरूर. रोपट्यांच्या आसपास उगवलेले अनावश्यक तण कापणे जरूर. पिशव्यांमधल्या वरवरच्या मातीला नियमितपणे खुरपाने उकरणे जरूर. वेळोवेळी त्यांच्यावर औषधांची फवारणी करणे सुद्धा जरूर. जेव्हा या रोपट्यांचे मूळ 15 ते 20 सेंटीमीटरहून वाढतील आणि त्यांच्या देठांवर पानांचा झुपका मजबूत दिसेल, तेव्हा समजावे की हे रोपटे रोपवन क्षेत्रात रोप लागवडीकरता तयार झाले. यांची योग्य पद्धतीने वाहतूक केली पाहिजे. रोपवन क्षेत्रात रोप लागवडीकरता 30 बाय 30 बाय 30 सेंटीमीटरचा खड्डा खोदावा. काढलेली माती थोडी मोकळी करून त्याला परत त्या खड्ड्यात टाकावे, मात्र दाबू नये. वेगळ्या ठेवलेल्या दगडांना त्याच खड्ड्याच्या भोवती सी शेपमध्ये ठेवावे, हे असे. मग रोपाची पिशवी घेऊन त्या पिशवीला हळुवारपणे टी शेपमध्ये कापावे, हे असे, रोपाला धक्का न देता. खड्ड्यात भरलेल्या मातीला हाताने हळूच उकरावे. जवळपास 15 ते 20 सेंटीमीटर खोल रोप लागवड करावी आणि भोवतालच्या मातीने रोपाचे मूळ झाकावे. हाताने हलके दाबावे, जास्त जोरात नाही. आणि मग झऱ्याने पाणी द्यावे.
अशा रीतीने ही आपली रोप लागवड पूर्ण झाली.